सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिटी में आती है। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर आकर डोरबेल बजाती है। अभी हमें इसका नाम नहीं पता तो हम इसे इसके सरनेम से बुलाएंगे और इसका सरनेम योकोया है। तो योकोया उठकर वहाँ जाता है और बोलता है आज दूध नहीं चाहिए। पर वो लड़की बोलती है मुझे माफ कीजिएगा, क्या आपको एक मेड की जरूरत है? मैं काम की तलाश में आई हूँ। और वो उसे अंदर बुला लेता है और वो सोच रहा था मैंने बिना कुछ सोचे इसे यहाँ आने तो दिया, पर क्या ये सच में यहाँ काम ढूंढने आई है? और वो उससे पूछता है क्या तुमने इससे पहले भी कहीं काम किया है? तो वो बताती है हाँ, मैं इससे पहले अपने बॉस के लिए काम करती थी, जिनके लिए मैं उन लोगों को मारती थी जो उनके दुश्मन थे, और मेरे बॉस ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये सब सुन के योकोया घबराते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो? और उस लड़की को योकोया की बात समझ नहीं आती तो अपने मन में बोलता है मुझे इसे बिना गुस्सा दिलाए यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये मुझे ही खत्म कर देगी। अब योकोया उससे पूछता है क्या तुम्हारे बॉस के साथ मेरी फैमिली का कोई कनेक्शन है? तो वो लड़की बताती है तुम उस औरत के पोते हो जिसके साथ मेरे बॉस के असली बेटे की वाइफ के कजन के दूसरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा था। तो योकोया बोलता है इतना लंबा कनेक्शन? और वो और डर जाता है और उससे पूछता है तुमने कहा कि तुम लोगों को मारती हो, तो मारने के तो बहुत से तरीके होते हैं, तो तुम लोगों को कैसे मारती हो? तो उसे एक जगह पर वो करके दिखाती है जहाँ वो एक पेड़ के ऊपर अपने नाइफ से हमला करती है। और ये देखने के बाद योकोया बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तो लड़की निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी योकोया कुछ देखता है, अब वो सर्वेंट वहाँ से जाने वाली थी पर योकोया उसका सामान लेके वहाँ से आ जाता है। और तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था पर सर्वेंट उसे बचा लेती है और उसे कुछ अलग फील होता है। योकोया उसे उसकी बेल देता है तो सर्वेंट उसे शुक्रिया कहती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योकोया उससे बोलता है मिस सर्वेंट, दरअसल मुझे साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? और वो दोनों योकोया के घर आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ अपने नाइफ्स को निकाल कर बोलती है मैं इन नाइफ से किसी को भी साफ कर सकती हूँ। पर योकोया बोलता है अरे नहीं, मुझे घर की सफाई करवानी, किसी को साफ नहीं करना। तो वो उस कचड़े को देखकर बोलती है समझ गई, इन बैग्स में से किसी एक बैग में लाश है। योकोया बोलता अरे नहीं, उस टॉपिक को छोड़ो, सफाई से मेरा मतलब घर में झाड़ू लगाना। अब योकोया उसे सफाई का सामान देता है पर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर रही थी और वो माफी मांगते हुए उसे साफ करने जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेती है। पर तभी उसके सर पर बाल्टी आके गिरती है। फिर योकोया पूछता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आता? तो सर्वेंट बोलती है मुझे पता है कि अब आप मुझे काम से निकाल देंगे। पर योकोया बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा काम दिया जो तुमने कभी किया ही नहीं। और वो उसे टॉवल ला के देता है, काम कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चलो साफ सफाई करवाने में मेरी मदद करो। अब वो दोनों मिलकर उस रूम को साफ कर देते हैं और वो उसे मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। और वो देखता है कि टाइम तो बहुत हो गया और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? पर उसे वो भी नहीं आता था। योकोया बोलता है चलो मैं खाने के लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ, तुम जाकर नहा लो। तो वो जाके नहाने लगती है पर वो बार बार योकोया को याद कर रही थी। अब योकोया अपना नाम बताता है हितोयोशी योकोया, मैं हाई स्कूल का एक एवरेज लड़का हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के बिना अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहा था। पर मैं आज इतना नर्वस हूँ कि बता नहीं सकता, क्योंकि आज एक सर्वेंट मेरे घर आ गई और शायद वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है, पर वजह वो नहीं है। मैं इसलिए नर्वस हूँ कहीं वो टॉवल में ही बाहर आ जाए। अब सर्वेंट बाहर आकर बोलती है सर मैंने नहा लिया है। तो हितोयोशी बोलता है गया मौका हाथ से। और वो उससे कैबेज काटने बोलता है तो सर्वेंट उस कैबेज को हवा में उछाल के काट देती है। हितोयोशी बोलता है आज मैं टोनकात्सु खाने के लिए लाया हूँ। तो सर्वेंट बोलती है ये क्या होता है? हितोयोशी पूछता है क्या तुमने कभी ये खाया नहीं है? तो सर्वेंट बोलती है हाँ, दरअसल मुझे खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस पेट भरने के लिए खाना खाती हूँ और मैंने कभी खाने के स्वाद की परवाह नहीं की। तो हितोयोशी उस खाने की तारीफ करता है पर फिर भी सर्वेंट कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो हितोयोशी अब खाना सर्व करता है, फिर वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है मेरा कोई नाम नहीं है, आज तक मुझे मेरे कस्टमर्स ने मुझे अलग अलग नाम से बुलाया है, तो आप भी किसी भी नाम से बुला लीजिए। हितोयोशी बोलता है ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा और बाद में तुम्हें कोई अच्छा सा नाम सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तो वो अपने मन में बोलती है अजीब बात है, आज से पहले मुझे कभी अपने नाम की इतनी परवाह नहीं थी। और वो दोनों खाना खाते हैं तो हितोयोशी उससे पूछता है तो बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? तो मिस सर्वेंट बोलती है ये अच्छा है। हितोयोशी बोलता है मैंने तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया है। तो मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है मेरा कोई नाम नहीं है। फिर हमें उसके बॉस की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा शाबाश तुम पास हो गई हो और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा ठंडा है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा, पर उसका नाम अभी हमें पता नहीं चलता। तभी हितोयोशी बोलता है तुम टोनकात्सु बिना कुछ लगाए खा रही हो, और वो उसे टोनकात्सु सॉस देता है। तो उसे उसके साथ ट्राई करती है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब रात के वक्त जब वो सो रहा था तो एक सपना देखकर उठता है और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। तभी उसे भूख लग जाती है तो वो किचन की तरफ जाता है पर उसे किचन से कुछ आवाज आती है और वो कुछ गलत समझकर वहाँ जाता है तो देखता है उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है।
है, पर वो तो वहाँ सॉस खा रही थी। हितोयोशी को देखकर वो उससे माफी मांगने लगती है, तो हितोयोशी बोलता है कोई बात नहीं, और वो उससे पूछता है तुम्हें भूख लगी थी? मुझे भी लगी थी, तो चलो मेरे पास एक आइडिया है। और वो दोनों गार्डन में बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं। मिस सर्वेंट उससे पूछती है क्या आपने कोई बुरा सपना देखा था? तो हितोयोशी उससे बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो वो उसे बताती है जब मैं किचन में जाने के लिए आपके कमरे से गुजर रही थी तो आपके कमरे से मैंने अजीब आवाज सुनी। मुझे लगा कि आपको कोई मारने आया है, इसलिए मैं बिना डोर नॉक किए अंदर आ गई। तो उससे पूछता है क्या तुमने मुझे देखा? तो वो बोलती है हाँ। तो हितोयोशी एम्बेरेस्ड होते हुए पूछता है क्या मैं कुछ बोल रहा था? तो वो बोलती है हाँ, आप बार बार मॉम बोल रहे थे। और फिर वो अपने सपने के बारे में बताने लगती है। मेरे सपने में टोनकात्सु सॉस मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। लेकिन जब मैं उसे खाने गई तो मेरी नींद खुल गई, और ये मेरा पहला ऐसा सपना था। नहीं तो पहले मुझे किसी को मारने या खुद मर जाने के सपने आते थे, लेकिन जब मेरी नींद खुलती थी तो मुझे उन सपनों को लेकर कभी कुछ फील नहीं होता था। लेकिन पहली बार मैं चाहती थी कि ये सपना कभी खत्म ना हो, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इतना बुरा सपना आया, और मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको अच्छा फील कैसे कराऊं। यही सोच सोच करके मैं और ज्यादा परेशान हूँ। तो हितोयोशी उसे अपने सपने के लिए सॉरी बोलता है, और मुझे बचपन में अक्सर ऐसे सपने आते थे और मैं रोते हुए उठ जाता था, और जब तक मैं अपना सर अपनी मॉम के गोद में नहीं रखता था मुझे नींद नहीं आती थी। तो सर्वेंट उसे अपने गोद में सोने के लिए बोलती है, तो हितोयोशी उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए उसकी गोद में सो जाता है। इससे सर्वेंट खुश हो जाती है और पूछती है अब तो आपको अच्छे से नींद आएगी ना? तो हितोयोशी उसे थैंक यू बोलता है। अब हम सर्वेंट को साफ सफाई करते हुए देखते हैं। तभी वह हितोयोशी आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और इतने अच्छे से साफ सफाई करने के लिए सर्वेंट को थैंक यू बोलता है। अब वो लोग कचड़े को बाहर फेंकने जाते हैं तो हितोयोशी को अपने घर के बाहर एक छोटा डॉग मिलता है, और उस डॉग के बगल में एक लेटर था जिसे सर्वेंट पढ़ करके बताती है, जिसमें लिखा था मैंने इसे एक छोटा डॉग समझ के रखा था, लेकिन इस स्पीशीज के डॉग बहुत बड़े होते हैं और ये मेरे घर के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जो सुनकर हितोयोशी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कितनी मतलब ही है, और फिर वो डॉग को प्यार करने लगता है। तो सर्वेंट पूछती है आप इसे अडॉप्ट करेंगे? तो हितोयोशी बोलता है हाँ, इसे ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ ये छोटा है, पर अगर ये जीना चाहता है तो आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दीजिए, ये किसी न किसी तरह से बच ही जाएगा। जानवरों को सर्वाइव करना आता है, किसी जानवर पर दया करके उसे बचाने का परिणाम खतरनाक हो सकता है, क्या पता छोड़ा जाना इसकी किस्मत में लिखा हो। अगर ऐसे जानवर खुद से ताकतवर ना हो और दुनिया के माहौल में ना ढाले तो ऐसे जानवरों को कुदरत में मरना तय है। ये सब बताने के बाद वो पूछती है क्या आप अब भी इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? तो हितोयोशी बोलता है मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती, मगर कल जब तुमने मेरी जान बचाई तब तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आ गई। ये सुनकर सर्वेंट हितोयोशी की बातों में खो जाती है। फिर वो उस डॉग को घर के अंदर ले आता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो सर्वेंट को देखता है जो उस डॉगी से बहुत दूर खड़ी थी, तो उस डॉगी को सर्वेंट के पास ले जाता है, लेकिन सर्वेंट और दूर चली जाती है। तो हितोयोशी पूछता है क्या तुम्हें डॉगी से डर लगता है? तो सर्वेंट बड़े प्यार से बोलती है मुझे डॉगीज पसंद नहीं, इसलिए मुझे डॉगीज से डर लगता है। हितोयोशी उसका ऐसा चेहरा देखकर बोलता है कितनी क्यूट है ये। फिर सर्वेंट डरते हुए बोलती है अगर आपका यही ऑर्डर है कि मैं इस डॉगी को छूऊं तो मैं इसे छूने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हितोयोशी उसे ऐसा डरते हुए देखकर मना कर देता है और उससे पूछता है तुम्हें डॉगीज से डर क्यों लगता है? तो सर्वेंट बताती है जब मैं छोटी थी और एक इंसान को अपना मेंटर मानती थी तो उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पर मुझे वाइल्ड डॉग्स के साथ जंगल में छोड़ दिया। इस पर हितोयोशी बोलता है ऐसे तो कोई भी डर सकता है, तब तो इस डॉगी को यहाँ रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वेंट ये सुनकर अपने आप को दोष देने लगती है, तो हितोयोशी उसे बोलता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, और उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए इस डॉगी का ख्याल रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये भी मेरी तरह अकेला फील करे। तो सर्वेंट हितोयोशी के लिए उस डॉगी को अपने पास ले लेती है। फिर हितोयोशी उससे पूछता है वैसे तुम्हें डॉगी से डर क्यों लगता है? तो सर्वेंट बताती है उनके बड़े बड़े नाखून, नुकीले दांत और तेज आंखें, इन्हीं चीजों की वजह से मैं डॉगी से डरती हूँ। इस पर हितोयोशी बोलता है लेकिन मैं इसे देखता हूँ तो मुझे मोची केक की याद आती है। तो सर्वेंट पूछती है आप उस केक की बात कर रहे हैं जो राइस से बनती है? तो हितोयोशी बोलता है हाँ हाँ वही। तभी वो डॉगी सर्वेंट की उंगली को मुंह में ले लेता है। इससे सर्वेंट की बॉडी में करंट दौड़ जाता है, जिस वजह से वो उस डॉगी को फेंकने वाली होती है, लेकिन हितोयोशी उससे बोलता है ये ऐसे ही काट रहा है, प्लीज इसे फेंकना मत, और उससे डॉगी को ले लेता है और उससे थोड़ा प्यार करता है। फिर वो दोनों डॉगी को चेकअप के लिए ले जाते हैं और क्लिनिक में पहुंचने के बाद वो सर्वेंट से बोलता है तुम डॉगी के लिए पास के स्टोर से इसकी जरूरतों का सामान ले आओ। फिर सर्वेंट डॉगी के लिए शॉपिंग करने लगती है। फिर शाम
शाम को हितोयोशी अपने घर लौटते हुए सर्वेंट को शॉपिंग करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर सर्वेंट हितोयोशी से बोलती है, आप बहुत अच्छे इंसान है, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए जब मैं कोई गड़बड़ करती हूँ और आप मुझे माफ करते हैं तब मुझे लगता है कि हम दोनों कितने अलग हैं। आज तक मैंने वही किया जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया था, लेकिन जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं वो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं हर बार हर चीज में फेल हो रही हूँ। मैं वो इंसान कैसे बनूंगी जिसकी आपको जरूरत है? और ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था, तरह तरह के खेल खेलने पड़ते थे। हमारे बॉस को एज और जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक हमारे पास स्किल से हमें काम मिलता रहता था, वहाँ हमें कुछ भी चीज हासिल करने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता था, जो कि था दूसरों को मारना। लेकिन यहाँ सब अलग है और मैं जिस काम में माहिर हूँ वो सब यहाँ बेकार। काश मैं आपसे इस पपी की तरह पहले मिली होती, तब मुझे पता चलता ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये सब कहते हुए वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है। हितोयोशी इसकी ये सारी बातें सुनकर बोलता है, तुम अपना पहला काम छोड़कर एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हो, है ना? सर्वेंट पूछती है, क्या ये पॉसिबल है? तो हितोयोशी बोलता है, अगर दिल से चाहो तो सब पॉसिबल है। हितोयोशी की बात सुनकर सर्वेंट बहुत सोचती है और अपने मन में बोलती है, इससे पहले मेरी आइडेंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि मुझ जैसी लड़की को जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ मारना होगा। फिर वो दोनों एक साथ सनसेट देख रहे होते हैं। तभी हितोयोशी कहता है, जब तुम मेरे घर पहली बार आई थी तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ये सुनकर सर्वेंट को शॉक लगता है, तो वो उसे समझाता है, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को नहीं देखा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहा तब मुझे पता चला तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो हितोयोशी से पूछती है, मैं एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो उसे बताता है, तुम गलतियां करने से डरती हो, लेकिन तुम्हें पता है इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्वेंट गोभी काटते हुए सोच रही थी, ओकोनोमियाकी ये किस तरह की डिश है, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट सॉस है। मेरे ख्याल से गोभी सॉस के साथ अच्छी लगेगी। तभी वहाँ अचानक डॉगी आकर सर्वेंट के पैर को सहलाने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी तरफ नाइफ करते हुए बोलती है, तुम बिना आवाज के अंदर कैसे आ गए? तुम एक डॉग नहीं एक बहरूपिया हो। जिससे वो डॉग बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन सर्वेंट उसकी फीलिंग समझ जाती है और उसे खाने के लिए डॉग फूड दे देती है। तभी वहाँ हितोयोशी भी आ जाता है और सर्वेंट को डॉग को खाना खिलाने के लिए थैंक यू बोलता है और डॉग को एक प्यारा सा नाम देता है जो है मोचितारो। ये नाम सर्वेंट और डॉग को भी बहुत पसंद आता है। फिर वो हितोयोशी से बोलती है, नॉर्मल लड़की बनने के लिए मैं मोचितारो की देखभाल करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर हितोयोशी बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है तुम ये काम कर लोगी, जिसे सुनकर सर्वेंट को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों उस डॉग के साथ थोड़ा खेलते हैं। अब हम अगले सीन में हितोयोशी और सर्वेंट को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ सर्वेंट पहली बाइट लेकर एक बच्चे की तरह हितोयोशी की तारीफ करने लगी है। तो हितोयोशी बोलता है, इसे पहली बार बच्चे की तरह बोलते हुए देखा है। सर्वेंट को ओकोनोमियाकी बहुत पसंद आता है, जिस वजह से हितोयोशी उसके लिए और ओकोनोमियाकी बनाने लगता है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। मोचितारो से दोस्ती करने के लिए ये मेरी तरफ से इनाम समझना। तो सर्वेंट बोलती है, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी एक नाम दे। तो हितोयोशी उसका नाम रखने के लिए उसका बर्थडे पूछता है, लेकिन सर्वेंट को अपना बर्थडे याद नहीं था, तो इसलिए वो बताती है, मेरा जन्म सर्दियों में हुआ था और जब मैं पैदा हुई थी तब बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी। ये सुनकर हितोयोशी उसको यूकी नाम देता है। यूकी का मतलब स्नो होता है। ये सुनते ही सर्वेंट को अपने बॉस की बात याद आती है, तुम जैसी गोल्ड ब्लेडेड का नाम श्वेय होना चाहिए, यानी स्नो। फिर हितोयोशी सर्वेंट को बताता, मुझे स्नो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सफेद और खूबसूरत होती है। हितोयोशी की बातें सुनकर सर्वेंट बोलती है, इसकी कही हर एक बात मेरे दिल पर छू जाती है। फिर सर्वेंट बार बार यूकी नाम बोलते हुए हितोयोशी को थैंक यू बोलती है इतना प्यारा नाम देने के लिए, जिससे हितोयोशी भी बहुत खुश होता है और बोलता है, ये एक नॉर्मल लड़की की तरह स्माइल भी करती है। अब हमें दिखाया जाता है यूकी मोचितारो के साथ खेल रही होती है। तभी हितोयोशी उसे आवाज देते हुए अपनी मदद के लिए बुलाता है। तो यूकी पूछती है, आपको क्या मदद चाहिए? तो हितोयोशी उसे कान छेदने की मशीन दिखाते हुए बोलता है, मुझे इस चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जब से मेरे दोस्त ने कान छिदवाए मुझे भी कान छिदवाने का मन है, लेकिन मैं खुद से अपने कान नहीं छेद पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने देखा तुमने भी कान छिदवाए, इसलिए एक एक्सपीरियंस इंसान से कान छिदवाना सेफ होगा। तो यूकी इसके लिए मान जाती है। फिर हितोयोशी कान छेदने लगती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और बोलती है, पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ कब कपा रहे हैं, या मैं फिर से काम में फेल हो गई। और सॉरी कहते हुए बोलती है, मैं आपके कान में छेद नहीं कर सकती, आपके कान से खून निकले मैं देख नहीं पाऊंगी। ये सुनकर हितोयोशी चौंकते अपने मन में बोलता है, मगर मुझे लगा ये लोगों का खून निकालने में तो एक्सपर्ट होगी। तभी हितोयोशी के घर की डोरबेल बजती है। फिर यूकी डोर खोलती है और दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम हितोयोशी की छोटी बहन हो ना, और उसे घर के अंदर बुला लेती है। फिर हितोयोशी की बहन घर के अंदर आकर बोलती है, घर कितना क्लीन है, पपी कितना सॉफ्ट है, और मुझे नहीं पता था ये सर्वेंट इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सब कहते हुए वो हितोयोशी पर गुस्सा करने लगती है और उसके गाल खींचते हुए बोलती है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमने मैसेजेस पर बात की, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी इनके बारे में नहीं बताया। इस पर हितोयोशी बोलता है, मैं नहीं चाहता था मॉम परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हितोयोशी की बहन गुस्सा होते हुए बोलती है, तुमने मॉम को बताया पर मुझे क्यों नहीं बताया? और उसके गाल खींचते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलते हुए उसके
गाल और ज्यादा तेज खींचने लगती है। तो यूकी उन दोनों से कुछ बोलती है तो हितोशी की बहन उसकी खूबसूरती देखकर बोलती है कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और दूसरी तरफ घूम जाती है। लेकिन सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हितोशी उसे बताता है दरअसल इसको खूबसूरत लोग कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे पता था ये बवाल करेगी इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं बताया था। इस पर हितोशी की बहन गुस्सा होते हुए अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देती तो हितोशी उसे अपनी उंगलियां मुंह से निकालने के लिए बोलता है। उसके बाद हितोशी की बहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ रिको, अपने बेवकूफ भाई की छोटी बहन, और मैं बहुत ज्यादा होशियार और समझदार हूँ, मिलकर अच्छा लगा। और यूकी से उसका नाम पूछती है तो यूकी उसे अपना नाम बताती है, मेरा नाम यूकी है और ये प्यारा सा नाम मुझे हितोशी सर ने दिया है। फिर वो रिको को अपने बारे में बताने लगती है, मैं पहले लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। ये सुन के हितोशी उसे रुकने के लिए बोलता है पर यूकी उसकी बातों पे ध्यान न देकर रिको को आगे बताती है, मेरा कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने हितोशी को एक नाम देने के लिए बोला। ये सुनकर रिको हितोशी से चौंकते हुए पूछती है, क्या ये सच है? जिस पर हितोशी बोलता है, हाँ ये सच है। ये सब सुनकर रिको एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ये तो सुपर से भी ऊपर है, और यूकी को अपनी नोटबुक देकर ऑटोग्राफ मांगती है। फिर यूकी अपना ऑटोग्राफ देने लगती है तो रिको धीरे से हितोशी से बोलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कम और हाई क्लास लेडी ज्यादा लग रही है। फिर यूकी ऑटोग्राफ देकर उसे नोटबुक वापस करती है तो दोनों उसका ऑटोग्राफ देखकर अपने मन में बोलते हैं, ये तो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। जिससे यूकी घबराते हुए बोलती है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जिस पर रिको बोलती है, नहीं बस मैं तुम्हारी अनोखी हैंडराइटिंग नोटिस कर रही थी। तो यूकी बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे 12 भाषाएं आती है और यही मेरी ताकत है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए दुनिया भर में भेजा जाता था, हालांकि मुझे कभी कैलीग्राफी नहीं सिखाई गई, इसलिए मेरी राइटिंग दिखने में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन रिको अपनी नोटबुक वापस लेते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ये बहुत क्यूट है क्योंकि तुम मेरे लिए किसी आइडल से कम नहीं हो। ये सुनकर यूकी बहुत खुश होती है। तभी रिको बोलती है, मुझे एक आइडिया आया, इस साल के रिसर्च असाइनमेंट के लिए मेरा टॉपिक होगी मिस यूकी। और यूकी से पूछती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो यूकी बोलती है हाँ, और यूकी को अपने किलर मूव्स दिखाने के लिए बोलती है, मैं एक खूबसूरत सर्वेंट के किलर स्किल्स पर किलर नोट से एक किलर डायरी लिखने वाली हूँ। तो यूकी उसे अपने किलर मूव्स दिखाने के लिए आंगन में ले जाती है, जहाँ यूकी रिको के सर पर एक एप्पल रखकर अपना किलर मूव दिखाने स्टार्ट करती है, जहाँ वो एक लंबा जंप करते हुए नाइफ एप्पल में मारती है और नीचे आ जाती है। ये देखकर रिको बहुत खुश होती है और सब कुछ नोट करने लग जाती है। फिर वो यूकी से पूछती है, ये नाइफ आपने कहाँ से निकाला और आपके पास कितने नाइफ्स है? तो यूकी उसे बताती है, ये नाइफ मैंने अपने कोट पॉकेट में से निकाला और पहले मेरे पास 16 नाइफ्स थे। फिर हितोशी ने कहा 16 नाइफ्स ज्यादा हो जाएंगे इसलिए अब मैं 5 नाइफ्स रखती हूँ। तो रिको पूछती है, अब वो 5 नाइफ्स किधर है? फिर यूकी उसे बताती है, एक नाइफ मेरे कोट पॉकेट में है और दोनों पैर पर 2-2, और स्कर्ट ऊपर करके उसे दिखाने लग जाती है। हितोशी ये देखकर दोनों को रुकने के लिए बोलता है। उसके बाद हम रिको को देखते हैं जो यूकी के बेल के बारे में पूछती है, ये क्या है और ये काम में डिस्टर्ब नहीं करती? तो यूकी बताती है, मेरा लकी चार्म है और जब तक मेरा टारगेट इसकी आवाज सुनता है मेरा वार हो चुका होता है। रिको ये सुनकर बोलती है, मैं भी ये बोलना चाहती हूँ, और वो ये बोल ही रही थी तभी उसके पेट से आवाज आती है और हितोशी ये सुनकर हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। तो रिको यूकी से पूछने लगती है, तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी डिश बनानी आती है? तो यूकी उसे गोभी काट कर दिखाती है। फिर वो लंच करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तभी रिको खाते हुए वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ देखती है और उस बोर्ड को देखकर बोलती है, लगता है आज मेला लगा है, और सबसे पूछती है, क्यों ना आज हम मेले में चले? तो हितोशी से बोलता है, वहाँ कात्सुदा सॉस मिलेगा। ये सुनते सर्वेंट के मुंह में पानी आ जाता है और वो सब मेले में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग मेला देखने आ चुके थे। फिर वो सब एक साथ सबसे पहले शूटिंग गेम खेलने के लिए आते हैं, जहाँ रिको निशाना लगाकर एक चीज पर शूट करती है, लेकिन उसका निशाना खराब था। तभी वहाँ सर्वेंट भी आती है और ट्राई करती है पर उसका भी निशाना नहीं लगता। तो वो बोलती है, शूटिंग मेरी ताकत नहीं है। फिर वो दूसरा गेम खेलने के लिए आते हैं, जहाँ यूकी उस गेम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। तो रिको उसे देखकर बोलती है, मुझे भी सिखाओ, ये तुमने कैसे किया? फिर यूकी उसे सिखाने लगती है। फिर वो कुछ खाने के लिए कात्सुदा शॉप पर आते हैं, जहाँ यूकी सॉस सैंडविच का पहला बाइट लेती है और उसके स्वाद में खो जाती है। उसके बाद वो उसे तेजी में खाने लग जाती है। ये देखकर शॉपकीपर उसे एक सॉस सैंडविच फ्री में देता है, जिससे यूकी जो खाना खा रही थी वो उसके गले में फंस जाता है। तो रिको उसके पीने के लिए कुछ लेने जाती है, इसलिए वो दोनों वही एक बेंच पर बैठकर रिको का इंतजार करने लगते हैं। फिर हितोशी उससे पूछता है, क्या तुम पहले कभी मेले में नहीं गई? तो यूकी से बताती है, हाँ गई थी, लेकिन मैं पहले इस तरह नहीं गई थी, मेरे जाने की वजह कुछ और थी। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है, जिसमें वो इसी मेले में किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी। तभी वहाँ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों उस फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ रिको आ जाती है और यूकी को ड्रिंक देकर उनके साथ फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगती है। अब हम रात को इनको वापस मेले से आते हुए देखते हैं, जहाँ रिको यूकी को और सिनबे खाने से मना कर रही होती है, क्योंकि यूकी पहली 8 सिनबे खा चुकी थी। तभी पीछे से तेजी में एक बाइक वाला आ रहा होता है। तो हितोशी ये देखकर चिल्लाते हुए उन दोनों को साइड हटने के लिए बोलता है, लेकिन बाइक वाला रिको से टकराने वाला होता है। तभी सर्वेंट रिको को गोद में उठाकर साइड में हट जाती है। फिर हितोशी उन दोनों के पास आकर रिको से पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन रिको बोल रही होती है, डैड को छोड़कर मुझे पहली बार किसी ने राजकुमारी की तरह गोद में उठाया। और वो देखते हैं कि रिको को बचाने के चक्कर में यूकी का सॉस सैंडविच गिर जाता है। तो
हितोयोशी उसको उठाते हुए बोलता है ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी करने के साथ हमें लगभग कुचल ही दिया था। हितोयोशी की बातें सुनते ही सर्वेंट स्पाइडर वुमेन बन जाती है और बिल्डिंग्स पर छलांग मारते हुए उस चोर का पीछा करने लग जाती है। रिको और हितोयोशी यूकी को रोकने के लिए यूकी का पीछा करने लग जाते हैं, पर यूकी तो बिजली की रफ्तार से भाग रही थी, इसलिए वो दोनों एक शॉर्टकट लेते हैं। फिर हम यूकी को देखते हैं जो उस चोर के पास पहुंच चुकी थी। तभी वो बिल्डिंग से छलांग लगाती है और नाइफ्स को निकालकर उसके टायर पर निशाना लगाती है, जिस वजह से उसका टायर खराब होकर वो नीचे गिर जाता है। फिर यूकी भी नीचे आकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो हितोयोशी देखता है उसके हाथों में चाकू है, इसलिए वो यूकी को रुकने के लिए बोलता है, पर यूकी उसके पास जाकर एक टपली मारती है और हितोयोशी को बोलती है मुझे भूख लगी है। तो हितोयोशी बोलता है हम सॉस सेनबे फिर से लेने चलते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो सॉस सेनबे खरीद कर रिको को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, जहाँ यूकी उससे पूछती है ये रिसर्च असाइनमेंट सिर्फ तुम करती है बाकी सबको भी करना पड़ता है। तो रिको बोलती है हाँ सभी को करना पड़ता है और यूकी से पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई, और उसे स्कूल के बारे में बताने लगती है जहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और हम क्लब्स ज्वाइन करते हैं। स्कूल बहुत मजेदार चीज है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो मैसेज उसकी मॉम का था, इसलिए वो घर जल्दी जाने लगती है और यूकी हितोयोशी से बोलती है मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तो हितोयोशी बोलता है हाँ अगर तुम्हें दोस्त बनाना है और पढ़ाई करनी है तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब हम देखते समर वेकेशन खत्म हो जाता है और नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है, जहाँ हम हितोयोशी को स्कूल में देखते हैं। तभी वहाँ हितोयोशी का एक फ्रेंड आता है और उसे बताता है एक खूबसूरत सर्वेंट हमारे स्कूल में ज्वाइन हुई है, जो सुनकर हितोयोशी के मुंह से सारा जूस बाहर आ जाता है और मन में बोलता है वो इतनी खूबसूरत है कि सब उसे ही देख रहे होंगे। और मेले वाले दिन के बाद वो कई बार रिको के साथ वॉक पर गई थी और वो सारे उसके बारे में बात कर ही रहे थे। तभी उनके टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और सबको एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कोई और नहीं यूकी ही थी, जो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मैं हूँ यूकी ओकोया। दूसरी तरफ हम हितोयोशी को देखते हैं जो यूकी को जैसे ही देखता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है। फिर उनके सर सबको बताते हैं ये हितोयोशी की कजन है और यूकी से बोलते हैं हितोयोशी के आगे एक सीट खाली है, तुम वहाँ जाकर के बैठ जाओ। फिर यूकी वहाँ जाकर बैठती है और हितोयोशी से बोलती है आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा हितोयोशी सर। ये सुनकर क्लासरूम के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब हम रिको को देखते हैं जो उन दोनों से पूछती है आज का दिन कैसा गया। हम हितोयोशी को देखते हैं जो स्टैचू बनकर खड़ा था। फिर हितोयोशी रिको से पूछता है ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना रिको। तो रिको खुश होते हुए बोलती है ये मेरा सरप्राइज था, लेकिन हितोयोशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हम उन तीनों को साथ में घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ रिको हितोयोशी को बताती है मिस यूकी तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेती है, 3 दिन बाद मेरे पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, आखिर में तो ये मेरा होमवर्क भी करने लगी थी। फिर हम यूकी को देखते हैं जो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और हितोयोशी को सॉरी बोलती है क्योंकि वो रिको की बातों में आ गई थी। तो हितोयोशी बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने, जैसे तुम्हें मेरे स्कूल में एडमिशन मिला कैसे, तुम्हें एक कजन का आइडिया दिया किसने, और तुमने अपना सरनेम योकोया क्यों बताया। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे ग्रेड में कैसे आ गई, और उससे भी जरूरी बात तुम मुझे ये सब पहले भी बता सकती थी, मुझसे छुपा कर क्यों रखा। तो यूकी उसके सवालों का जवाब देने लगती है मेरे अंडरग्राउंड बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मैंने उसी से अपना ट्रांसफर करवाया और कजन वाला आइडिया मिस रिको ने दिया। उन्होंने बताया अगर मैं कजन बनकर आऊंगी तो मुझे सब एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब मैं आपकी कजन हूँ तो इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे आपका सरनेम भी योकोया लगा लिया। मैं एज में आपसे बड़ी हूँ, लेकिन अगर हम दोनों एक ही ग्रेड में रहे तो मैं आपकी और अच्छी सेवा कर पाऊंगी। और जहाँ तक आपसे ये सब सीक्रेट रखने की बात है, मिस रिको ने कहा ये सब मजेदार रहेगा, इसलिए मैंने किया। तो इस पर रिको हितोयोशी को चिढ़ाने लगती है, इसलिए हितोयोशी को गुस्सा आता है और वो उसके सर पर मारता है। तो ये देखकर यूकी घबराते हुए बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। तो हितोयोशी बोलता है नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ और कुछ नहीं। फिर हितोयोशी भी उसे अपने साथ पढ़ने देने के लिए मान जाता है और बोलता है चलो साथ में एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में लंच ब्रेक की बेल बज चुकी थी और सारे कात्सुदा ब्रेड चिल्लाते हुए क्लास के बाहर जा रहे थे। ये सुनकर यूकी हितोयोशी से बोलती है मुझे कात्सुदा ब्रेड खाना है। तो हितोयोशी उसे बताता है बेल बजते ही हर कोई कात्सुदा ब्रेड खाने के लिए भागता है, तो मुझे नहीं लगता वो हमें मिल पाएगा। तो यूकी पूछती है ऐसा क्यों। तो हितोयोशी उसे बताता है कात्सुदा साइड डिश स्टोर जल्दी बंद हो जाता है, तो स्कूल के बाद कोई भी स्टूडेंट वहाँ वक्त रहते पहुँच नहीं सकता, तो इसलिए हमारे स्कूल का जो स्टोर है वो हर वेडनेसडे कुछ चुनिंदा ब्रेड के आइटम्स को सर्व करता है, और इन सभी ब्रेड में से सबसे पॉपुलर ब्रेड याकिसोबा, जिसमें कात्सुदा और सॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसे कात्सुदा ब्रेड बुलाते हैं, और मुझे कात्सुदा सैंडविच ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्लासरूम इस स्टोर से सबसे ज्यादा दूर है, तो हम वक्त रहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। फिर यूकी हितोयोशी से बोलती है मैं कात्सुदा ब्रेड किसी भी हाल में लेकर के आऊंगी, और क्लासरूम की विंडो खोलते हुए बोलती
बोलती है मैं यूं गई और यूं आई और बुलेट की रफ्तार से विंडो से कूदकर स्कूल के रूफ टॉप पे पहुंच जाती है। तभी हितोशी भी वहां आ जाता है और यूकी को रोकने लगता है, लेकिन यूकी उसकी बातों पे ध्यान न देकर कात्सुदा शॉप की तरफ जाने लगती है। फिर हितोशी अपने आप से बोलता है मैंने उसे फिर से जाने दिया, नहीं मैं उसे रोक ही नहीं सकता, मेरे लिए उसे रोकना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका फेस एक आइसक्रीम खाने वाली छोटी बच्ची की तरह लगता है। मैं उस फेस को अच्छी तरह पहचानता हूँ और अपनी बहन रिको को याद करने लगता है और बोलता है वो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और एक लड़की की ताकत ऐसे ही पलों में सबसे ज्यादा नजर आती है। इसका मतलब वो इस समय कात्सुदा सॉस खाना चाहती है और उसने ये ठान लिया है कि वो ये खाकर रहेगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आंधी को कोई नहीं रोक सकता। कहाँ यूकी नॉर्मल बनने चली थी लेकिन कात्सुदा ब्रेड ने उसे पागल कर दिया है और वो नीचे भागते हुए बच्चों को देखते हुए बोलता है कात्सुदा ब्रिगेड की पहली लहर। कात्सुदा ब्रिगेड में वो लोग आते हैं जो कात्सुदा ब्रेड के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कात्सुदा ब्रेड पाने के लिए अपनी पैरों की ताकत को रोज ट्रेनिंग करके बढ़ाते हैं और कात्सुदा ब्रेड को खाते समय वो उसके फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए एक मिस्टीरियस डांस भी करते हैं। फिर हितोशी बोलता है अरे नहीं बहुत बुरा होने वाला है, मिस यूकी जो अभी नीचे उतरने वाली है कात्सुदा ब्रिगेड से टकराएगी, वो भी स्टोर के सामने मैं फ्यूचर देख सकता हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो बिल्डिंग से कूद जाती है और स्टोर के सामने आकर अपने कपड़े ठीक करती है और अंदर जाकर बोलती है मुझे एक कात्सुदा ब्रेड और एक कात्सुदा सैंडविच चाहिए। अब हम यूकी को हितोशी से माफी मांगते हुए देखते हैं जो बोलती है मैं आपके लिए कात्सुदा सैंडविच नहीं ला पाई, उन्होंने कहा कात्सुदा साइड डिश स्टोर में एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही ब्रेड मिलता है, इसलिए हितोशी उससे दूसरा ब्रेड ले लेता है। तो यूकी बोलती है नहीं आप कात्सुदा ब्रेड खा लीजिए। तो हितोशी उसे मना करते हुए बोलता है ये मैं पहले भी खा चुका हूँ, तुमने इसे आज तो वाकई में ही जीता है। तो यूकी उसे थैंक यू बोलते हुए खाने लगती है। फिर यूकी थोड़ा कात्सुदा ब्रेड तोड़कर हितोशी को देते हुए पूछती है कि आप इसे खाना चाहेंगे। तो हितोशी बोलता है इसकी क्या जरूरत, ये वो बोल ही रहा था तभी सर्वेंट वो छोटा पीस उसके मुंह में ठूस देती है और पूछती है आपको कैसा लगा। तो हितोशी शर्म से लाल होते हुए बोलता है तुमने खिलाया तो ये और भी अच्छा था। अब हमें रात को हितोशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको मोचितारो से बोलती है आज मैं यही सोने वाली हूँ। तो हितोशी बोलता है तुम पूरे समर वेकेशन यही तो रही हो। इस पर रिको बोलती है मैं आपके लिए नहीं अपने लिए यहाँ रुक रही हूँ, मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन का प्यार चाहिए था। और हितोशी को अपने प्लान के बारे में बताने लगती है, हम पूरी रात फैशन की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे और आधी रात को मंच करेंगे, करने के लिए कितना कुछ है। जब बचपन से बड़ी बहन की इतनी चाह थी कि मैंने आपको भी यकीन दिला दिया कि आप मेरी बड़ी बहन हो। और हितोशी को एक बड़ी बहन के रूप में इमेजिन करने लगती है जिससे हितोशी गुस्सा हो जाता है। और आगे रिको बोलती है मुझे एक कमाल का आइडिया आया है, अगर आप और मिस यूकी शादी कर लो तो आपके साथ मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। और उन दोनों को इमेजिन करने लगती है। तो हितोशी बोलता है लेकिन इसमें इसने मुझे क्यों उठा रखा है। तो रिको बताती है क्योंकि आप नहीं उठा सकते और मुझे लगता है कि मिस यूकी आपसे प्यार करती है। तो हितोशी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक किलर है, लवर नहीं। तो रिको बोलती है आपको क्या लगता है एक लड़की का दिल कौन समझ सकता है, आप या फिर मैं। तो हितोशी उसके बात से एग्री करता है और बताता है जब उसने मुझे कात्सुदा ब्रेड खिलाया था तब उसके आंखों में मासूमियत थी। ये सुनते ही रिको मोचितारो के गाल खींचने लगती है और बोलती है भैया आप मजाक कर रहे हो, वो अपने दिल का इजहार करने के करीब है और आपने शादी की तैयारी कर ली है। हितोशी बोलता है ख्याली पुलाव मत पकाओ। तभी वहाँ यूकी भी आ जाती है और रिको उससे अपनी भाभी बनने के लिए पूछती है, लेकिन हितोशी उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल रहा था। यूकी बोलती है हाँ मुझे हितोशी सर पसंद है। अब हम देखते हैं वो गार्डन में खाते हुए बातें करने लगते हैं। फिर रिको हितोशी से बोलती है आप यही सोच रहे हैं ना, अगर आप यूकी से शादी कर लोगे तो आपको ऐसा नजारा रोज देखने को मिलेगा। तो यूकी बोलती है लेकिन मैं शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो हितोशी बोलता है मतलब मुझे शादी अकेले निभानी होगी। तो रिको यूकी को बताती है जापान में जब लड़के 18 के होते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, तब तुम ऑफिशियली योकोया बन जाओगी। तो हितोशी रिको को उसकी बकवास बंद करने के लिए बोलता है। इस पर रिको हितोशी से बोलती है आपको खुशी नहीं होगी जब आपको मिस यूकी जैसी खूबसूरत दुल्हन मिलेगी, हाइपोथेटिकली बताओ मुझे। तो यूकी उसे देखने लगती है। तो हितोशी बोलता है हाँ होगी, जिससे रिको खुश होकर बोलती है रिश्ता पक्का हो गया। तभी वहाँ हम झाड़ियों के पीछे किसी को उन पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में हितोशी सो रहा होता है, जो देखकर उसके सर उसकी तरफ चौक फेंकते हैं क्योंकि किसी की नजरों में आए बिना उस चौक को 2 टुकड़ों में बांट देती है। फिर वो दोनों चौक के टुकड़े हितोशी की आंख में घुस जाते हैं, जो देखकर यूकी बोलती है मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि चौक के 2 टुकड़े कैसे हो गए। फिर वो अपने आंखों को दिखाने के लिए स्कूल के क्लिनिक में जाता है जहाँ एक नीले बालों वाली लड़की थी। तो हितोशी उस नीले बालों वाली लड़की से पूछता है नर्स मारुयामा कहाँ है। तो वो बोलती है आज उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ और मेरा नाम नित्ता है। और उससे पूछती है तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तो
वो बताता है चौक से मेरी दोनों आंखों में चोट लग गई है, और हितोयोशी से यूकी के बारे में पूछने लगती है। तो हितोयोशी बताता है हाँ वो मेरी कजन। ये सुनकर वो हंसने लगती है और उसकी आंखों को चेक करके बोलती है तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, और डोर लॉक करके हितोयोशी के पास आती है। हितोयोशी उसे इतना करीब देखकर पीछे होता है तो वो बेड पर गिर जाता है और उससे जबरदस्ती करने लगती है। तभी अचानक वहाँ यूकी आ जाती है। हितोयोशी उसे जैसे ही देखता है वहाँ से भागकर यूकी के पास आता है और रोते हुए बोलता है अगर तुम नहीं आती तो मेरी इज्जत लूट जाती। तो यूकी नीता से पूछती है आप मुझे बताएंगे यहाँ हो क्या रहा था। तो नीता बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस पर हितोयोशी बोलता है आपके इस मजाक के चक्कर में ये बच्चा बाप बन जाता। तो नीता बोलती है तुम बहुत क्यूट हो, एक छोटे हैमस्टर की तरह। तो हितोयोशी बोलता है फिर शुरू हो गई और उसे आई ड्रॉप देती है। तो हितोयोशी बोलता है प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो नीता बोलती है तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन वो हितोयोशी को नीता से दूर ले जाती है। तो हितोयोशी रिको की बात याद करते हुए बोलता है क्या मिस यूकी को जलन हो रही है। फिर वो हितोयोशी को वहाँ से लेकर आ जाती है और बोलती है मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। लेकिन हितोयोशी तो कुछ और ही सोचते हुए बोलता है नहीं अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर यूकी उसे नीता के बारे में बताती है वो लड़की मेरे ही फील्ड की लगती है और मुझे यकीन है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये सुनकर हितोयोशी भी चौंक जाता है। फिर हम नीता को देखते हैं जिसके पास उसकी कैट आती है और ये वही कैट थी जो उन पर नजर रख रही थी, और हम नीता के ग्लासेस पर वही रात का सीन देखते हैं। इससे पता चलता है कि यही कैट थी जो उन पर नजर रख रही थी। हम देखते हैं नीता हमें बताती है मेरा एक ही सपना है, मैं एक आइलैंड पर बहुत सारे सुंदर लड़कों के साथ रहना चाहती हूँ और इसलिए मैं अपना सपना पूरा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनी और लगातार मर्डर्स करती रही, और अगर मैंने यूकी को मार दिया तो मेरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। उसके बाद हम हितोयोशी को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि यूकी ने उस पर नजर रखी हुई होती है। तो हितोयोशी बोलता है मिस यूकी अगर तुम मुझ पर इसी तरह नजर रखी रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो यूकी बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कोई भी आप पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। तो हितोयोशी पूछता है इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो यूकी उसके बगल में लेट जाती है। इससे हितोयोशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और यूकी से बोलता है मुझे लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आई। तो यूकी परेशान होने लगती है और अचानक सीरियस होकर बोलती है अगर उसके लेवल की कोई मुझ पर नींद में हमला करती है तो उसे हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर हितोयोशी चौंक जाता है और फिर वो हितोयोशी को बताती है मुझे नहीं पता उसे मेरे बारे में कैसे पता चला और आखिरकार मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट तक पहुंच गया और मेरी वजह से आप भी इस चीज में इंक्लूड हो गए। और हितोयोशी का हाथ पकड़कर बोलती है चाहे कुछ हो जाए हमेशा मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर हितोयोशी यूकी से बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर तभी हितोयोशी को बहुत गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो विंडो खोल रहा होता है। तो यूकी उसे मना करती है और बोलती है मैं विंडो खोलती हूँ क्योंकि क्या पता कोई स्नाइपर हमारा बाहर इंतजार कर रहा हो। और विंडो खोलते उसे कासुदा सॉस की खुशबू आने लगती है और फिर वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे उसके फ्रंट गेट पर एक चीज रखी हुई दिखती है। ये देखकर वो बोलती है ये एक ट्रैप हो सकता है। तभी यूकी अपने साइड में देखती है जहाँ नीता ने हितोयोशी को पकड़ लिया था। नीता बोलती है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस जाओगी, यकीन नहीं होता तुम्हें ड्रैगन नाइन्स के व्हाइट वुल्फ बुलाते थे। ये सुनकर यूकी अपना नाइफ बाहर निकाल लेती है। तो नीता बोलती है अगर तुमने जरा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस लड़के की आंखें नहीं बच पाएगी। ये देखकर यूकी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है अगर हितोयोशी सर को तुमने इतना सा भी दर्द दिया तो मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी। यूकी का ऐसा रूप देखकर नीता भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है मुझे ये लड़का नहीं, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकती। मैं इस लड़के के जरिए तुम्हारी जान लूंगी। रात को 2 बजे स्कूल आ जाना, तब तक मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम यूकी को देखते हैं जिसे अपने मेंटर की बातें याद आ रही थी। तुम्हारा काम कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कितना भी इनकार कर लो तुम हमेशा शो ही रहोगी, तुम एक खतरनाक किलर हो। ये सारी बातें याद करके वो अपने आप से बोलती है अगर मैं हितोयोशी सर से ना मिली होती तो कभी वो इस खतरे में नहीं पड़ते। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मारकर सारे सबूत मिटा दूंगी। हितोयोशी सर को बचाने के बाद मैं ये देश छोड़कर चली जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी शुए बनकर जीऊंगी। मैं हितोयोशी सर के बिना ही जिंदगी गुजारूंगी। फिर उससे हितोयोशी की बात याद आती है और बोलती है नहीं ये सही नहीं है, मैं हार नहीं मान सकती। अब हम हितोयोशी को देखते हैं जहाँ नीता उसके हाथ पैर बांध रही होती है और हितोयोशी से पूछती है तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में मार सकती हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी मिस यूकी की। तुम्हें कैसा लग रहा है क्योंकि मिस यूकी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में, उस पर गुस्सा आ रहा है या उससे नफरत हो रही है। ये सुनकर हितोयोशी बोलता है हाँ मुझे डर तो लग रहा है, पर मिस यूकी ने कहा था वो मुझे कुछ नहीं होने देगी और मुझे खुद से ज्यादा मिस यूकी पर भरोसा है। तो नीता बोलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, पर मुझे शुए को अपने हाथों से मारना है। तो हितोयोशी सुनकर बोलता है शुए क्या ये मिस यूकी का नाम है? ये सुनकर नीता हैरान होते हुए पूछती है इतने समय से तुम शुए के साथ थे, उसके बारे में कुछ तो जानते होगे? तो हितोयोशी बोलता है बस यही कि वो पहले
पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और अब मेरी सर्वेंट है। फिर निता हितोयोशी को यूकी के बारे में बताने लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक लोग देखे हैं, लेकिन वो उन सब में से सबसे अलग है। वो बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकती है और द ड्रैगन्स 9 की 4th नंबर की किलर है और उसे शुए द व्हाइट वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो हितोयोशी पूछता है ये द ड्रैगन्स 9 क्या है, तो वो उसे द ड्रैगन्स 9 के बारे में बताने लगती है। द ड्रैगन्स 9 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का एक ग्रुप है, जो दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को ट्रेन करता है। और अगर मैं इनके ग्रुप में से किसी एक मेंबर को खत्म कर दूं यानी शुए को, तो मेरी रेपुटेशन आसमान छूने लगेगी। लेकिन हितोयोशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बात कर रही है। तो वो बताती है मैं तुम्हारे मिस यूकी की बात कर रही हूँ। तो हितोयोशी बोलता है जिस मिस यूकी को मैं जानता हूँ वो 16 साल की है, कभी इमोशनल लेस हो जाती है तो कभी इमोशन से भर जाती है। वो बहुत नादान है और उसे कात्सुदा सॉस बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर नीता चिल्लाते हुए बोलती है तभी तो मुझे 3 हफ्ते लग गए शुए को ढूंढने में। और अपने आप से बोलती है अब मुझे समझ में आया, अलग वो नहीं अलग ये है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकता जब वो मरने वाला हो। अब यूकी यहाँ आ जाती है। यूकी को देखकर नीता उस पर गन से शूट करती है, लेकिन यूकी ने बड़ी आसानी से बुलेट्स को बीच से काट दिया था। तो नीता ये देखकर यूकी के पैरों के पास शूट करती है जहाँ उसने लैंड माइन्स बिछाए थे और तभी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर नीता और हितोयोशी को लगा कि मिस यूकी मर गई और हितोयोशी रोते हुए उसका नाम पुकारने लगता है और नीता खुश हो रही होती है। अचानक धुआं हटता है और यूकी उस धुएं में से बाहर आती है और नीता पे अटैक करती है, लेकिन नीता उस अटैक से बच जाती है। फिर यूकी बोलती है जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं क्योंकि कल हितोयोशी सर को स्कूल जाना है। उसके बाद नीता हितोयोशी के पास आकर अपने फोन में एक बटन प्रेस करती है जिससे हितोयोशी के ऊपर गन पॉइंट हो जाता है और यूकी से बोलती है अगर तुम जरा से भी हिली तो मैं हितोयोशी को यहाँ खत्म कर दूंगी। लेकिन यूकी उसकी बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ आगे बढ़ती जा रही थी। तो नीता बोलती है अच्छा तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है और एक बटन प्रेस करती है जिससे हितोयोशी की तरफ बुलेट्स आ रहे थे, लेकिन यूकी हितोयोशी को बचा लेती है। ये देखकर नीता शॉक्ड हो जाती है। अचानक यूकी उसके बहुत पास आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रही होती है और हितोयोशी को मारने वाली होती है, इसलिए यूकी उसे मारकर पीछे ढकेल देती है। उसके बाद यूकी हितोयोशी की रस्सियां काटती है। इधर हम नीता को देखते हैं जो हंसते हुए बोलती है ये दोनों तो काफी इंटरेस्टिंग है। और अब हम इन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं तो यूकी हितोयोशी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से आज हितोयोशी की जान जाने वाली थी और बोलती है अगर आप चाहे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तो हितोयोशी बोलता है मिस यूकी क्या तुम मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाओगी क्योंकि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूकी बहुत खुश होती है और उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन स्कूल में हम यूकी को देखते हैं जो वॉलीबॉल खेल रही होती है और वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेल रही थी, इसलिए लड़के और लड़कियां उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये देखकर हितोयोशी अपने मन में बोलता है इन्हें कुछ भी नहीं पता, जब मिस यूकी सीरियस होती है तो अलग ही लेवल की बन जाती है। और तभी एक बॉल हितोयोशी की तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और ये इस स्कूल की न्यू पीटी टीचर बनने वाली थी। अब हितोयोशी उससे पूछता है आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो लड़की बोलती है मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और न्यू टीचर के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आओ। ये कहते हुए वो हितोयोशी के कुछ ज्यादा क्लोज आ जाती है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर लड़के जेलस होने लगते हैं और हितोयोशी को जेलसी एरो हिट हो रहे थे। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ हितोयोशी और यूकी इस लड़की से मिलने जाते हैं, जहाँ हितोयोशी उसे देखकर पहचान नहीं पाता ये कौन है। तो लड़की बताती है मैं हूँ ग्रेस और यही मेरी रियल आइडेंटिटी है और मैं यहाँ पीटी टीचर नीता बन करके आई हूँ और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हूँ। यूकी फाइट में अच्छी है तो मैं जासूसी करने में अच्छी हूँ और मुझे पता है तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, इसलिए हम एक डील करते हैं। और उस डील में वो 3 महीने तक यूकी को स्कूल के स्टोर से कात्सुदा ब्रेड लाकर देगी। लेकिन दूसरी तरफ हितोयोशी सोच रहा होता है कि यूकी इसके लिए तो डील पक्की नहीं करेगी, लेकिन यूकी ग्रेस के साथ डील कर लेती है। तो हितोयोशी यूकी से बोलता है क्या तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए? तो यूकी हितोयोशी से बोलती है अगर इसने आपको मारने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और माफ करना हितोयोशी सर, लेकिन ब्रेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हितोयोशी पूछता है मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बॉल तेजी से नेट फाड़ते हुए नीता के साइड वॉल पर लगती है जिसको यूकी ने फेंका था क्योंकि उसे जलन हो रही थी और फिर इसके लिए वो सबसे माफी भी मांगती है। लेकिन सारी लड़कियां उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगती है और क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ हम एक गुलाबी बालों वाली लड़की को नोटिस करते हैं। अब हम हितोयोशी और यूकी को देखते हैं जो ब्रेड खाते हुए बातें कर रहे होते हैं और यूकी अपनी गलती की वजह से हितोयोशी से माफी मांग रही होती है। तो हितोयोशी बोलता है मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उस टाइम तुम्हें हो क्या गया था? तो यूकी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है ग्रेस आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको किसी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया वाले के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। ये सुनकर हितोयोशी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ यूकी रेडी होकर घर का सारा काम करने लगती है और कपड़े धोते हुए टॉवल को बड़े गौर से देखने लगती है और फिर उस टॉवल को हितोयोशी को दिखाती है, जो देखकर हितोयोशी भी बहुत खुश होता है। और हमें पता चलता है यूकी 1 महीने से कपड़े धोना सीख रही थी जिसमें वो बहुत गलतियां करती है, लेकिन आखिरकार वो कपड़े धोना सीख गई थी। ये देखकर हितोयोशी बहुत खुश होता है और यूकी को अप्रिशिएट करता है जिससे वो भी बहुत खुश होती
चाहिए? फिर हितोशी बोलता है लंच के लिए सिर्फ फ्रिज में गोभी पड़ी है। इसलिए वो दोनों टोनकात्सु लेने जाते हैं, जहाँ यूकी बड़ी एक्साइटेड होकर कात्सु सॉस को देखे जा रही थी। और यूकी को देखकर शॉप की ओनर हितोशी से पूछती है ये कौन है। तो हितोशी बताता है ये मेरी सर्वेंट है और इसे कात्सुदा सॉस बहुत पसंद है। ओनर बोलते है कात्सुदा सॉस मैंने ही बनाया। ये सुनकर यूकी हैरान होते हुए बोलती है मैं पहले सिर्फ खाना जिंदा रहने के लिए खाती थी, इसे टेस्ट के लिए नहीं, लेकिन जब से मैंने आपके सॉस को चखा है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओनर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और उसे फ्रेश कात्सुदा सॉस टेस्ट करने के लिए देती है। फिर यूकी उसे टेस्ट करती है और उसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों डिनर खत्म करते हैं और यूकी बर्तन धोने जाती है और हितोशी आराम करने। और हितोशी सिर्फ यूकी के बारे में ही सोचा जा रहा था और उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद आ जाती है। फिर हम देखते हैं हितोशी की मॉम उसे छोड़कर जा रही थी और हितोशी रोते हुए उनके पीछे जा रहा था। तभी हम देखते हैं यूकी ने हितोशी को पकड़ा हुआ था। फिर वो हितोशी से बोलती है आप अचानक मेरी ओर आकर गिरे इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। तभी हितोशी होश में आ जाता है और अपने आप को ऐसे देखकर दूर जाते हुए यूकी से बोलता है सॉरी लेकिन मुझे फिर से एक बुरा सपना आ गया था। तो यूकी पूछती है आपको फिर से अपनी मॉम का सपना आया था? तो हितोशी बोलता है हाँ। इसलिए यूकी उसे गोद में सोने के लिए बोलती है, लेकिन हितोशी को बहुत शर्म आ रही थी इसलिए वो उसे मना कर देता है। इसी हड़बड़ाहट में हितोशी का फोन नीचे गिर जाता है, जिसे यूकी देखकर पूछती है आपको ड्रैगन नाइन्स के बारे में जानना है? अगर आपको ड्रैगन नाइन्स के बारे में जानना है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता और ड्रैगन नाइन्स के ग्रुप में मुझे मेरे मेंटर ले गए थे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने मुझे कहा मैंने सिर्फ वही किया और मुझे डर था कि वो मुझे छोड़ ना दे, इसलिए उन्होंने जो कहा सिर्फ मैंने उतना ही किया। और मुझे ये दुनिया एक सपने की तरह लगती है क्योंकि मैंने कभी ऐसी दुनिया जी ही नहीं, लेकिन मैं जब भी आपका चेहरा देखती हूँ तो मुझे ये सब सच लगने लगता है। ये सब सुनकर हितोशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसे थैंक यू बोलता है। हितोशी उसे अपने सपने के बारे में और बताने लगता है मेरे सपने में मुझे बचाने के लिए एक हीरो आई थी और हम देखते हैं वो कोई और नहीं यूकी ही थी। जिसके बाद यूकी सोकर उठती है और रेडी होकर घर का सारा काम करने लगती है, जिसे देखकर हितोशी खुश होता है क्योंकि अब यूकी घर का सारा काम करना सीख गई थी। जिसके बाद वो सारा काम खत्म करके सब्जियां खरीदने जाती है तो उसकी ड्रेस की वजह से सब उसे ही देख रहे होते हैं। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है और कहती है आप और आपकी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे नॉर्मली लोग ऐसी ड्रेस नहीं पहनते, मैं भी आपकी तरह दिखना चाहती हूँ इसलिए मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस कहाँ मिलेगी? तभी वहाँ हितोशी आ जाता है तो यूकी उससे पूछती है क्या ऐसी मेड वाली ड्रेस पहनना नॉर्मल नहीं है? इसलिए हितोशी डिसाइड करता है कि वो यूकी के लिए शॉपिंग करेगा ताकि यूकी भी और लोगों की तरह नॉर्मल लगे, इसलिए वो यूकी के साथ शॉपिंग करने जाता है। तभी वहाँ रिको और ग्रेस भी आ जाती है। फिर वो कपड़ों की शॉप पर जाते हैं जहाँ यूकी एक रेड कलर की ड्रेस ट्राई करती है तो हितोशी उसे देखकर कहता है वाह क्या लग रही हो। फिर यूकी ग्रेस के चॉइस वाले कपड़े ट्राई करती है, जिसे देखकर हितोशी कहता है अगर ऐसी ड्रेस पहनकर मिस यूकी बाहर निकली तो लड़के पागल हो जाएंगे। और ऐसे ही यूकी कई सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। तभी ग्रेस हितोशी से पूछती है तुम बता यूकी पर कैसी ड्रेस अच्छी लगेगी? हितोशी कहता है मेरे ख्याल से मिस यूकी पर व्हाइट सन ड्रेस अच्छी लगेगी। जिसके बाद उनकी शॉपिंग खत्म हो जाती है और वो घर जा रहे होते हैं। तभी रिको को हैलोवीन फेयर दिखता है, इसलिए वो सब हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तभी हितोशी को वहाँ एक पोस्टर दिखता है जो देखकर वो कहता है थिएटर में बैटिंग डेड ज़ॉम्बी मूवी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। यूकी कहती है क्या मूवी हम थिएटर में देखेंगे? हितोशी कहता है हाँ लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम कभी थिएटर नहीं गई? यूकी कहती है गई हूँ लेकिन काम से, मैं थिएटर सिर्फ अपने टारगेट्स को मारने के लिए जाती थी ना कि मूवी देखने के लिए। जिसके बाद वो थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं जहाँ यूकी ज़ॉम्बीज को देखकर बहुत डर रही होती है। मूवी खत्म होने के बाद यूकी कहती है ज़ॉम्बीज स्कैरी होते हैं, मुझे वो सड़ी हुई लाशें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी ग्रेस कहती है तुम एक किलर हो फिर भी तुम्हें ज़ॉम्बीज से डर लगता है, तुम बहुत अजीब हो। तभी वो मस्ती करते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ उसी पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो उन्हें देख रही होती है। तभी वहाँ उसका भाई तात्सु आता है और कहता है नाका तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, तुम हिकागे खानदान का नाम खराब कर रही हो, आज तुम्हारी ट्रेनिंग लोअर बॉडी पर होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हितोशी रिको को घर पहुँचाने के लिए उसके साथ चला जाता है। इधर हम यूकी को घर पर देखते हैं। तभी बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। ये देखकर यूकी को ज़ॉम्बीज याद आने लगते हैं। तभी मोचितारो खेलते हुए किसी चीज से टकरा जाता है तो यूकी उसकी आवाज सुनकर डरते हुए वहाँ जाती है और मोचितारो को देखकर नाइफ निकाल लेती है। जिसके बाद वहाँ हितोशी आ जाता है और यूकी उसे सारी बात बता देती है। तो हितोशी कहता है तुम इसे देखकर डर गई और तुमने इसका टॉवल काट दिया और इसलिए मोचितारो गुस्सा होता है। तो यूकी कहती है मैं इसे सिल दूंगी। तभी वो कहता है तुमने फिर से मेड वाले कपड़े पहन लिए, क्या तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए? यूकी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने जो कपड़े खरीदे वो मुझे पसंद आए, लेकिन ये सर्वेंट आउटफिट मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मुझे मेरे मेंटर ने दिया था और ये उनकी आखिरी निशानी है। ये सर्वेंट आउटफिट नॉर्मल नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे पहने रहना चाहती हूँ, क्या मेरा ऐसा सोचना अजीब है? तो हितोशी उसे समझाता है नहीं ऐसा सोचना बिल्कुल अजीब नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्मल बात है, तुम्हें कुछ चीजें पसंद है और कुछ चीजें नहीं, और ऐसी फीलिंग सब में होती है और तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। तभी हितोशी मोचितारो का टॉवल देखता है और कहता है ये तो वही टॉवल है जब हम तुमसे पहली बार मिले थे, शायद इसमें तुम्हारी फैमिली की यादें होंगी, तभी तुम इतने गुस्से में थे। इसलिए यूकी मोचितारो की फीलिंग्स को देखकर डिसाइड करती है कि उसका टॉवल अभी सिलेगी और बताती है ये बेल एक लौती चीज है जो मुझे अपनी खोई हुई छोटी बहन से जोड़ती है, इसलिए हमेशा मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। ये सुनकर हितोशी हैरान होता है और
कहता है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। जिसके बाद हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हितोयोशी ग्रेस से कहता है क्या तुम्हें पता है यूकी की छोटी बहन कहाँ है? उसके पास एक बैल है और उसका नाम हुआ है। ग्रेस कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। नूडल्स के बदले इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कहकर वो नूडल्स खाने लगती है। तो हितोयोशी कहता है नूडल्स के बदले क्या तुम मुझे इतना ही बताने वाली थी? कैसी टीचर हो तुम जो स्टूडेंट से ही नूडल्स के पैसे लेती है? और नूडल्स खत्म करके यूकी की तरफ देखती है जो नूडल्स में कात्सुदा सॉस डाल रही होती है। ये देखकर वो कहती है तुम इसे सॉस के साथ इतने मजे से कैसे खा सकती हो? अभी नूडल्स से माफी मांगो, तुमने उनका क्या हाल कर दिया। अगर अगली बार तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सॉस के बिना आना, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन यूकी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और कहती है अब बस थोड़ा सा सॉस बचा है। इसलिए वो सॉस लेने के लिए सॉस की शॉप पर जाते हैं। तो शॉप ओनर कहती है माफ करना लेकिन सॉस खत्म हो चुका है। कात्सुदा फेस्टिवल की वजह से सॉस की डिमांड बहुत बढ़ गई है। सारे स्टूडेंट्स आकर सॉस खरीदते ही जा रहे हैं। अभी तो काफी ऑर्डर्स हैं, इसलिए तुम्हें एक हफ्ता इंतजार करना होगा। ये सुनकर यूकी बहुत उदास हो जाती है। इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए हितोयोशी कहता है अगर तुम अपनी छोटी बहन से मिलोगी तो क्या कहोगी? यूकी कहती है पता नहीं, मुझे तो अपना बचपन में ठीक से याद नहीं, बस मुझे ये बैल याद है जो मेरी मॉम ने हम दोनों बहनों को दी थी। मुझे लगा इस बैल से वो मुझे किसी दिन ढूंढ ही लेगी, लेकिन 10 सालों से ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ। चाहे हम कभी ना मिले लेकिन बस मुझे इतना पता चल जाए कि वो सेफ है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी वो हितोयोशी के दोस्त टाइगा और कोबाची आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टाइगा कहता है तुम्हें नहीं पता नास्का का न्यू एल्बम आज रिलीज हुआ है और ये देखो मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे ऑटोग्राफ वाला लिमिटेड एडिशन मिला है। कोबाची हितोयोशी से कहता है मुझे पता है तुम दोनों काफी क्लोज हो और तुम्हारे बहुत से रिलेटिव्स आने लगे हैं, अभी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? हितोयोशी डरते हुए कहता है अब मैं क्या कहूँ, और तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को साइडलाइन कर दिया। टाइगा कहता है कोबाची जेलस मत हो, मैं तो यूकी के आने से खुश हूँ। जब से यूकी आई है हितोयोशी जिंदगी को एंजॉय करने लगा है और यूकी को उसके पास्ट के बारे में बताने लगता है। ये मिडिल स्कूल में बहुत बड़ा भोंदू था, अपने डैड से बहुत लड़ता था और हमेशा गुस्से में रहता था। तो हितोयोशी से मना करने लगता है लेकिन फिर भी वो बताता है और खुद को द एंग्री यंग मैन बताता था। और ये अपने घर की साफ सफाई नहीं करता क्योंकि एक नंबर का काम चोर है। ये सुनकर हितोयोशी उसका मुंह बंद करते हुए कहता है टाइगा अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। तभी इसी वजह से टाइगा के हाथ से वो सीढ़ी छूटकर गटर में जाने वाली होती है। ये देखकर जल्दी से यूकी अपना बैग गटर की तरफ फेंकती है जिससे सीढ़ी तो बच जाती है, लेकिन यूकी के बैग से कात्सुदा सॉस की बोतल बाहर आ जाती है और रोड पर फैल जाती है, जो देखकर यूकी बहुत उदास हो जाती है। जिसके बाद हम कात्सुदा सॉस की बोतल को देखते हैं जो यूकी से कह रहा होता है मुझे बहुत दर्द हुआ, यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो यूकी उससे माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है यूकी का ये एक सपना था जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो हितोयोशी के रूम में आती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है तो क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? ये सुनकर हितोयोशी खुद से कहता है ये पागल हो गई है क्या? और उससे कहता है मैं कल के एग्जाम के लिए देर तक जागने वाला हूँ, इसलिए जब तक तुम्हें नींद नहीं आती हम बातें कर सकते हैं। फिर वो बातें करने लगते हैं। यूकी कहती है हितोयोशी सर क्या कभी आपको किसी से नफरत हुई है? वो कहता है मुझे कभी किसी से नफरत नहीं हुई, लेकिन अगर चुनना है तो मैं डैड को चुनूंगा। मैं उनसे नफरत तो नहीं करता पर पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से मैं उनसे दूरी बना कर रखता हूँ। वैसे फैमिली में ऐसी चीजें होती रहती है। ये सुनकर यूकी को अपनी छोटी बहन याद आती है और कहती है मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम फिर से कात्सुदा सॉस की बोतल को देखते हैं जो यूकी से कह रहा होता है जैसे तुमने अपनी बहन को फेंका वैसे मुझे भी फेंक दिया। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होने की वजह से अब हितोयोशी भी मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए देखो उसे, अब वो भी तुम्हें छोड़कर जा रहा है। तभी हमें यूकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ यूकी का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और मेमोरी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा थी, सिर्फ 7 साल में ही, इसलिए उसे यंग प्रोडिजी कहा जाता है। लेकिन ये सब मारिया के लिए मायने नहीं रखता, उसे सिर्फ अपनी फैमिली का प्यार और अपने पेरेंट्स के फेस पर स्माइल चाहिए थी। फिर वो मारिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। तो मारिया के मॉम और डैड दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। तो मारिया उन्हें रोकने लगती है लेकिन वो नहीं रुकते और अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। कात्सुदा सॉस कहता है तुम्हें किडनैप करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया गया और तुम और तुम्हारी बहन किडनैप हो गए। अपनों के मरने के बाद तुम्हारे सारे इमोशंस खत्म हो गए, फिर तुम्हारी बहन ने भी तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुमने खुद को भुला दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गई। देखते ही देखते तुमने कई लोगों को मारा और तुम दुनिया की सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गई। तभी हितोयोशी उसे आवाज देकर उठा देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम नींद में बहुत चिल्ला रही थी। तभी यूकी उसे पकड़कर अपने साथ सुला लेती है। ये देखकर हितोयोशी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी यूकी कहती है मैं जानती हूँ मैं इस वक्त आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। वो कहता है क्या तुम्हें फिर से नाइटमेयर आया था? यूकी कहती है आप इसे एक नाइटमेयर कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी स्टोरी थी और मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। तो हितोयोशी उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ को थपथपाता है। यूकी खुद से कहती है हितोयोशी सर की हार्ट बीट मुझे सुकून दे रही है, और ये कहते हुए वो सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ टाइगा यूकी को फेस्टिवल के बारे में बता रहा होता है। इस फेस्टिवल का ऑफिशियल नाम है कात्सुदा ग्रैंड ट्रिपल फेस्टिवल। इसमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल ऑल इन वन है। हर एक क्लास इन तीनों फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करती है और ओवरऑल रैंकिंग के लिए कम्पीट करती है, और जो भी क्लास जीतती है उन्हें प्राइज के तौर पर PKS प्रीमियम कात्सुदा सॉस दी जाती है। ये सुनकर यूकी के मुंह में पानी आ जाता है। कोबाची कहता है सेकंड ईयर वालों के लिए कात्सुदा फेस्टिवल जीतना इम्पॉसिबल है, अगर उन्होंने रूल्स सही से नहीं समझे। इसे तो स्टूडेंट काउंसिल
काउंसिल प्रेसिडेंट्स का क्लास ही जीतेगा। अगर हमें कल्चरल फेस्टिवल में फर्स्ट आना है तो हमें अपने ग्रेड्स पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन यूकी को कुछ समझ नहीं आता तो हितोयोशी उसे समझाता है। क्लास के एवरेज स्कोर पर कात्सुदा फेस्टिवल में ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है और हमारी क्लास का एवरेज 60% है। ये सुनकर यूकी अपने मार्क्स देखकर परेशान होने लगती है और कहती है फिर मेरे जैसे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का क्या होगा। वो कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, बस कड़ी मेहनत करती रहो और ऐसे ही पास होती रहो। ये सुनकर यूकी कहती है मैं जरूर करूंगी। जिसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो यूकी को कात्सुदा ब्रेड देती है और अपना काम करने लगती है और यूकी को उसके आंसर शीट दिखाते हुए कहती है तुम कात्सुदा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की सोच रही हो, लेकिन तुमने तो जिम क्लास के एग्जाम में अपना नाम ही नहीं लिखा, फेल हुई तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर यूकी को याद आता है उसने तो एग्जाम में नाम ही नहीं लिखा था, इसलिए वो परेशान होने लगती है। तो हितोयोशी ग्रेस से कहता है क्या तुम मिस यूकी को उसका नाम लिखने दे सकती हो। ग्रेस कहती है एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री में तुम्हें इतनी बड़ी चीज करने दे सकती हूँ। अगर तुम फेल नहीं होना चाहती तो एक डील करते हैं, मैं आपसे तुम्हें कात्सुदा ब्रेड लाकर नहीं दूंगी और अगली बार नूडल्स खाने जाएंगे तो तुम सॉस नहीं लाओगी। यूकी कहती है लगता है सैक्रिफाइस करने का समय आ गया है। तभी एक हवा का झोंका आता है और पेपर पर यूकी का नाम लिख जाता है। ये देखकर ग्रेस बहुत हैरान होती है और कहती है इस पर तुम्हारा नाम कैसा आया, जरूर तुमने कुछ किया है। तो हितोयोशी कहता है मिस यूकी लगता है ग्रेस को वहम हुआ है, तुम्हारा नाम पेपर पर पहले से ही था। ग्रेस कहती है क्या बात है, अब तो तुम्हारी भी जुबान निकल आई है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हितोयोशी यूकी से कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि तुमने वो सब कैसे किया। यूकी कहती है सच में मैंने कुछ नहीं किया। तभी हम वही नाका को देखते हैं जो कहती है लगता है मैं मिस यूकी के कुछ काम आ सकी। यूकी कहती है हाँ तुम मेरे काम तो बहुत आई हो और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। यूकी को देखकर नाका बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है मैं हूँ नाका हिकागे और मैं कल्चरल फेस्टिवल जीतने का तरीका जानती हूँ। जिसके बाद हम नाका को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ वो 2 वॉरियर से फाइट कर रही होती है। तो एक वॉरियर की स्वॉर्ड उसके फेस पर लगने वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई तात्सु से बचा लेता है और उससे कहता है इसे ठीक से करो, हम 300 साल पुराने हिकागे स्टाइल के मार्शल आर्ट्स के इनहेरिटर्स हैं, तो याद रखना हमें इसे अच्छे से सीखना होगा ताकि हम अपने खानदान का नाम ऊंचा कर सके। और वहाँ से जाते हुए खुद से कहता है अच्छा हुआ नाका के प्यारे से फेस पर कोई चोट नहीं लगी। जिसके बाद हम कात्सुदा फेस्टिवल का दिन देखते हैं जहाँ की डेकोरेशन बहुत प्यारी होती है। फिर हम तात्सु को देखते हैं और एक लड़की तात्सु से कह रही होती है इस साल तुम अकेले पुलिस वाले होगे और बाकी सारे चोर होंगे, तो क्या तुम ये कर लोगे। तात्सु कहता है हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे परेशानी इस यूकी ओकोया से है क्योंकि मुझे लगता है उसे किसी हिकागे फैमिली के दुश्मन ने ही भेजा होगा हमसे रिवेंज लेने के लिए। ये कहते हुए पेट्रोलिंग करने चला जाता है। जिसके बाद हम मैस्कॉट कैफे देखते हैं जहाँ नाका हितोयोशी से कह रही होती है मुझे नहीं लगता मेरा भाई मुझे किसी लायक समझता है, वो एक परफेक्शनिस्ट है, लेकिन मैं उनकी छोटी बहन होने के नाते बहुत कमजोर हूँ। मैं उन्हें कुछ हासिल करके दिखाना चाहती हूँ ताकि वो भी मुझे लायक समझे और इसलिए मैं कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। तभी टाइगर कात्सुदा सॉस की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है जिसे देखकर यूकी डर जाती है। नाका कहती है मैं अपने भाई जितनी तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। यूकी कहती है मैं भी अपना बेस्ट दूंगी, साथ मिलकर हम उस प्रेसिडेंट को धूल चटा देंगे, तुम बस हिम्मत रखना और हम जीत जाएंगे। ये सुनकर नाका में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी हम तात्सु को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास मेन्यू लेकर आती है, लेकिन उसका गुस्सा देखकर डर जाती है। तात्सु कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ मेरी बहन को भड़काने की, तुमने भाई बहन के बीच दरार पैदा कर दी। यूकी ओकोया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो लंच कर रहे होते हैं तभी वहाँ रिको आ जाती है, इसलिए सब उससे बात करने लगते हैं और नाका यूकी से कहती है यूकी क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यूकी कहती है हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। ये सुनकर नाका बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद कल्चरल फेस्टिवल का मेन इवेंट चोर पुलिस का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसका रूल अनाउंसर सबको समझा रही होती है। अगर प्रेसिडेंट हिकागे ने सभी चोर को पकड़कर जेल में डाल दिया तो पुलिस टीम जीत जाएगी, लेकिन अगर एक भी चोर बचा तो चोरों की टीम जीत जाएगी। वैसे एक चोर जेल से भाग सकता है अगर उसी की टीम का आजाद चोर उसे टच कर ले तो। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो ये बर्फ पानी का गेम है। फिर अनाउंसर सबसे कहती है तो आपके पास होंगे 15 मिनट और सभी कंटेस्टेंट को वही पहनना होगा जो उन्होंने पार्टिसिपेट करते वक्त पहना था। तभी तात्सु नाका को देखकर अपने मन में कहता है मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। तभी नाका तात्सु की तरफ देखने वाली होती है तो तात्सु स्माइल करता है, लेकिन नाका दूसरी तरफ घूम जाती है जो देखकर तात्सु को अच्छा नहीं लगता। इसलिए यूकी नाका से पूछती है अचानक क्या हो गया नाका। नाका कहती है मुझे माफ करना, अगर मैंने अपने भाई को अभी देख लिया तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी। तभी तात्सु खुद से कहता है वो मुझसे छुप क्यों रही है, क्या वो मुझसे नाराज है। अरे वो तो यूकी ओकोया है, आप समझे ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए खुद ही जेल में आ जाते हैं और तात्सु बड़ी रफ्तार में एक एक करके चोरों को जेल में फेंकता जाता है, जिसे देखकर रिको कहती है ये क्या है, एक इंसानी बुलडोजर। हितोयोशी कहता है मुझे तो इंसानी ट्रेन लग रहा है। तभी अनाउंसर कहती है अरे ये सब क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और 3 चोर बाकी है। इधर टाइगर नास्का को इम्प्रेस करने के लिए तात्सु से कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं हूँ कात्सुदा मैन। लेकिन तात्सु उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे उठाकर फेंक देता है और यूकी से कहता है तुम्हें मेरी बहन को मेरे खिलाफ करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। फिर उसे पकड़कर फेंकने जा रहा होता है तो नाका पिंक धुआं फैलाकर यूकी से अपनी जगह बदल लेती है और तात्सु उसे फेंक देता है। ये देखकर उसे यूकी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो दोबारा यूकी से फाइट करने लगता है और कहता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम उसकी दोस्त कैसे बनी। कोई किसी का दोस्त तब बनता है जब वो उसका खास होता है। तुम नाका के बारे में क्या जानती हो, कुछ भी नहीं। तभी यूकी तात्सु को उठाकर फेंक देती है। ये देखकर अनाउंसर कहती है प्रेसिडेंट को आलू की बोरी की तरह पछाड़ दिया गया है, अब सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। इधर हम यूकी को देखते हैं जो नाका के पास जाती है और कहती है पहले मुझे दोस्ती के बारे
बारे में नहीं पता था, लेकिन अब मुझे दोस्ती के बारे में पता है, तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी नाका? तभी तात्सु यूकी को छू लेता है और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। यूकी को लगता है वो जीते, लेकिन सारे चोर जेल में होने की वजह से प्रेसिडेंट हिकागे जीतता है। यूकी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने गेम के रूल सही से नहीं समझे। तभी वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग आने लगते हैं, तो नाका जल्दी से टाइगर और यूकी के कॉस्ट्यूम्स बदल देती है। फिर रिको और हितोयोशी उसे वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद रात को म्यूजिक शो हो रहा होता है, जहाँ हितोयोशी यूकी से कहता है, मिस यूकी तुम्हें शो नहीं देखना क्या? तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम चोर पुलिस की गेम हार कर उदास हो गई हो। यूकी कहती है, मैं आपको उदास लग रही होंगी, लेकिन मैं अंदर से खुश हूँ। मैच खत्म होते ही मुझे जो सबसे पहले फीलिंग आई वो थी, ये फेस्टिवल क्यों खत्म हुआ है ना? मैंने देखा तुम्हें, लग रहा था तुम बहुत एंजॉय कर रही हो। तुम इतनी एक्साइटेड थी कि तुमने रूल्स भी भुला दिए। यूकी कहती है, हाँ मैं इस पूरे समय में एंजॉय कर रही थी और अभी ये फेस्टिवल खत्म होने वाला है। हितोयोशी कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो साथ में टोनकात्सु खाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम नाका को हितोयोशी के घर पर देखते हैं, जो उन्हें अपनी निंजा स्किल्स दिखा रही होती है। ये देखकर हितोयोशी मन में कहता है, ये तो मुझे कुछ डेजावू जैसा लग रहा है, और नाका से कहता है, निंजा स्कूल होते हैं। नाका कहती है, हाँ मैं खुद को निंजा बुला सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। कभी कभार मैं सोचती हूँ काश मैं निंजा ना होती और एक नॉर्मल लाइफ जी पाती। यूकी कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं भी तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी नॉर्मल जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो तुम सुनकर हैरान रह जाओगी, तुम्हें यकीन नहीं होगा। वैसे मैं भी वेपन्स फेंकने में माहिर हूँ, और उसे करके दिखा रही होती है। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है, जो हितोयोशी को टेस्ट करने लगती है और उससे चिपकने लगती है। ये देखकर यूकी को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रेस की तरफ नाइफ फेंकती है, और वो नाइफ ग्रेस की कैंडी को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। यूकी कहती है, मैं तो पेड़ पे निशाना लगा रही थी, सॉरी गलती हो गई। ग्रेस कहती है, मुझे पता है तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता, मुझे टारगेट करना बंद करो। और नाका के पास आकर उससे कहती है, उस दिन यूकी के आंसर शीट पर तुमने ही उसका नाम लिखा था ना? ये देखकर यूकी अपनी नाइफ की तरफ देखती है और फिर ग्रेस को देखती है। ग्रेस कहती है, मुझे मारने की सोचना भी मत, और मैं किसी जरूरी काम से चाइना जा रही हूँ, इसलिए सोचा यूकी के पुराने कॉन्टेक्ट्स ले लूं, क्या पता वहाँ यूकी की बहन की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या तुम वहाँ किसी को जानती हो? यूकी कहती है, नहीं मैं अपने मेंटर के अलावा वहाँ किसी और को नहीं जानती। तो ग्रेस उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। तभी नाका कहती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? हितोयोशी कहता है, नहीं मैंने पहले भी कहा था हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। नाका कहती है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रही हूँ और मुझे हमेशा लगता था कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो। तो वो कहता है, नहीं हम दोनों कोई कपल वपल नहीं है और तुम ये सब बिल्कुल गलत सोच रही हो। यूकी कहती है, मुझे अब समझ में आया, पहले कभी कोई मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, ना ही मैं किसी में इंटरेस्टेड थी, मेरे लिए अकेला रहना काफी था, लेकिन अब नए लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देकर अच्छा लग रहा है। ये सुनकर हितोयोशी मन में कहता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ मिस यूकी की फीलिंग वैसी ही है जैसे एक फैमिली में एक दूसरे के लिए होती है। तभी वो स्नो गिरने लगती है। तभी हितोयोशी के फोन पर उसके डैड का मैसेज आता है, मैं न्यू ईयर पर जापान वापस आ रहा हूँ। ये देखकर हितोयोशी उदास हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ काफी बर्फ जमा हो जाती है, तो हितोयोशी और यूकी स्नोमैन बनाते हैं। तभी हितोयोशी को किसी का कॉल आता है, तो कॉल पर बात करके वो यूकी से कहता है, मुझे रिको से कुछ काम है, तो क्या तुम घर का ख्याल रखोगी? यूकी कहती है, हाँ जरूर रखूंगी, जल्दी आइएगा। जिसके बाद हितोयोशी रिको से मिलकर वापस घर आ रहा होता है और कहता है, यूकी ने कहा था कि वो मुझसे घर के रास्ते पर मिलेगी। तभी उसे यूकी दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर यूकी उसे स्कार्फ पहनाते हुए कहती है, मुझे लगा आपको ठंड लग रही होगी, इसलिए मैं आपके लिए स्कार्फ लेकर के आई हूँ। हितोयोशी कहता है, क्या तुम कोई परी हो? मेरा मतलब अगर हम क्रिसमस पे ये सब करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम। यूकी हितोयोशी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लगने दीजिए, चलिए हितोयोशी सर डेट पर चलते हैं। ये सुनकर हितोयोशी को झटका लगता है और वो कहता है, डेट पर? मगर क्यों? यूकी कहती है, रिको ने कहा ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा। जब आप बाहर गए थे तो मुझे रिको का कॉल आया था, उसने बताया आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, और मुझे भी आज लगा आप किसी चीज को लेकर बहुत उलझे हुए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ जिससे आपका मूड ठीक हो जाए। अगर आपका चेहरा ऐसे ही उदास रहेगा तो मेरी सारी कोशिश से बेकार हो जाएंगी। हितोयोशी कहता है, मिस यूकी अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तो चलो चलते हैं डेट पर। फिर हितोयोशी खुद से कहता है, मैं इस सिचुएशन को शायद अवॉइड ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग का एक हिस्सा इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मिस यूकी को इस नजर से नहीं देखता। उसके लिए मिस यूकी एक बड़े से शरीर में छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची की तरह है। तभी वहाँ बर्फ गिरने लगती है, तो हितोयोशी कहता है, वहाँ देखो, जब इन लाइट्स पर स्नो गिरती है तो वो ब्लर हो जाती है और फिर वो और चमकने लगती है। मुझे ये नजारा देखना बहुत पसंद है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं स्नो से प्यार करता हूँ। ये सुनकर यूकी हंसती है और खुश होकर कहती है, सुनकर अच्छा लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं हितोयोशी सर, मुझे पता है इनडायरेक्टली स्नो के जरिए ये आप मेरे लिए कह रहे थे। ये सुनकर हितोयोशी ब्लश करने लगता है और उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। जिसके बाद अगले दिन हम रिको को हितोयोशी के घर पर देखते हैं, जो हितोयोशी से कहती है, अगर आपको जानना है आप दोनों के बीच कोई फीलिंग्स है या नहीं तो ये अनरिक्वेटेड लव डायग्नोस्टिक टेस्ट दो। फिर वो टेस्ट के कई सारे सवाल पूछती है और रिजल्ट में 96% आता है, जिसे देखकर रिको कहती है, 96% चांसेस है कि आपके बीच कोई फीलिंग्स है, अब तो बस आपको अपना लव कन्फेस करना होगा। 96% पे आप दोनों ऑलरेडी कपल हो। ये सुनकर हितोयोशी बहुत हैरान होता है और कहता है, ये तो बस बकवास करना जानती है। तभी वहाँ यूकी आ जाती है। यूकी से भी रिको वही सारे सवाल करती है और फिर कहती है 196% चांसेस है कि तुम दोनों प्यार में हो। जिसके बाद रात में वो डिनर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रिको कहती है, मुझे कब से मन था कोतात्सु खाने का, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। पहले यहाँ घर पे ज्यादा जगह नहीं होती थी क्योंकि मेरे बड़े भैया हमेशा गंद मचाते थे ताकि पापा को गुस्सा दिला सके। तो हितोयोशी रिको से कहता है, रिको तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, और खुद से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मिस यूकी को पता चले मैं पहले कितना बड़ा बदमाश हुआ करता था। लेकिन रिको तो चुप ही नहीं हो रही थी। तो वो कहता है, मैं ऐसी बेवकूफी के लिए तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। इसलिए हितोयोशी उसे
उसे लात मारने लगता है, लेकिन रिको इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो टेबल के नीचे देखता है तो कब से यूकी को लात मारे जा रहा था। ये देखकर हितोयोशी बहुत एम्बेरस फील करता है और यूकी को सॉरी कहता है। फिर हितोयोशी हमें बताता है, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। पास्ट में मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसके साथ मैं अक्सर घूमा करता था, और मेरे कन्फेशन पर उसने कहा, हितोयोशी तुम जो फील कर रहे हो वो प्यार नहीं है, वो किसी दोस्त की होने की चाहत है, बस और कुछ नहीं। और मुझे लगा वो बिल्कुल सही कह रही थी। मैं सच में अकेला महसूस कर रहा था और मुझे लगता है कि मैं उससे बात करके अपना दिल हल्का करता था, इसलिए मुझे लगा मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद हम कभी भी साथ में घूमने नहीं गए। शायद मेरा उसके बात पर हामी भरना उसे पसंद नहीं आया और शायद मेरे जवाब ने उसे चौंका दिया। हालांकि उसकी ना मुझे बहुत चुभी थी। हो सकता है उसने जो कहा वो सब सच हो और वो फीलिंग वाकई प्यार नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी जो मैं मिस यूकी के लिए फील कर रहा हूँ वो क्या है। जिसके बाद हम हितोयोशी को देखते हैं जो बेड से उतरकर कमरे से बाहर आता है और कहता है, सारी गलती मेरी ही है। यूकी को नाइटमेयर्स आ रहे थे तो मैंने ही उससे कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरे बेड पर सो सकती हो। यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कहा। मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ। वो मेरे बगल में थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे ये सब रोकना होगा खुद के लिए और मिस यूकी के लिए। अगर मिस यूकी को मैं अपनी फीलिंग्स बता दूं तो कुछ होगा तो नहीं ना। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो घर की साफ सफाई करते हुए कहती है, सफाई का काम ये वो काम है जो मैंने करने की कोशिश अब तक नहीं की। शुरुआत में तो मुझसे बहुत गलतियां हुई मगर आज उन गलतियों को सुधारने का टाइम है। वहीं हम मोचितारो को देखते हैं जो पानी से भरी बाल्टी को देख रहा होता है। तभी वहाँ हितोयोशी आ जाता है और यूकी को देखकर कहता है, दे जाओ। और मोचितारो को यूकी से दूर करते हुए कहता है, मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मोचितारो ने किया है, जाओ जाकर नहा लो। तभी यूकी अपनी जैकेट उतारती है और यूकी को देखकर हितोयोशी का दिल ड्रम की तरह जोर जोर से बजने लगता है। यूकी कहती है, हितोयोशी सर क्या हुआ। ये सुनकर हितोयोशी जल्दी से बाथरूम में जाते हुए कहता है, जाकर पानी गर्म करता हूँ। और खुद से कहता है, मिस यूकी तो बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वो उतनी ही सिंसियर है जितनी पहले दिन पर थी और वो मुझे अपने परिवार जैसा मानती है, मुझे कंफर्टेबल करती है। और क्या मैं सब कुछ बर्बाद करने वाला हूँ। मैं दोबारा ऐसी फीलिंग नहीं चाहता। अपनी मॉम और अपने फ्रेंड को याद करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता इस फीलिंग की वजह से मिस यूकी भी मुझे उन्हीं की तरह छोड़कर चली जाए। तभी यूकी डोर नॉक करते हुए कहती है, क्या आप ठीक है। आप सुबह से अजीब बिहेव कर रहे हैं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताइए। तो हितोयोशी बाहर आता है और उसे ऐसे देखकर कहता है, मिस यूकी ऐसी स्माइल तब करती है जब वो मेरा सर अपनी गोद में लेने के लिए तैयार होती है। मैं अपना सर उसकी गोद में नहीं रख सकता, खास तौर पर जब मेरी इतनी बैंड बजी पड़ी है। लेकिन इतनी प्यार भरी आंखों को मैं मना कैसे करूँ। मुझे अभी के लिए खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसलिए यूकी से कहता है, तुम्हारी गोद में सर रखने का ख्याल मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। एक हाई स्कूल का लड़का एक लड़की की गोद में सर रखने की हिम्मत तभी कर सकता है जब वो दोनों रिलेशनशिप में हो। यूकी रोते हुए कहती है, हितोयोशी सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझसे तंग आ चुके हैं। अरे मेरी आंखें गीली कैसे हो रही है और इनमें से पानी कैसे बह जा रहा है। हितोयोशी यूकी को रोते हुए देखकर कहता है, सॉरी मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे तंग नहीं आया हूँ। तुम्हें ठंड लग जाएगी यूकी, पहले नहाने चली जाओ। तो यूकी नहाने के लिए चली जाती है। तो हितोयोशी खुद से कहता है, एक सेकंड, ये मैंने उससे क्या करने के लिए कह दिया। उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने हमारे बीच की सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड कर दी। उस दिन से जब भी कुछ होता था यूकी के आंसू बाढ़ की तरह बहने शुरू हो जाते थे और हम भी देखते हैं यूकी हर छोटी बात पर रोने लगती है और माफी मांगने लगती है जिसमें उसकी गलती भी नहीं होती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर ईव आ जाती है तो यूकी मोचितारो को वॉक पर ले जाती है और उसी के साथ कुछ शॉपिंग भी कर लेती है। जिसके बाद वो घर वापस आ जाती है तो हितोयोशी डिनर बनाते हुए कहता है, मैं आज तुम्हारी फेवरेट डिश ओकोनोमियाकी बना रहा हूँ और ये देखो मैं तुम्हारे लिए रोस्टेड मीट लेकर के आया हूँ। जिसे देखकर यूकी रोने लगती है क्योंकि वो भी यही सेम मीट डिनर के लिए लाई थी। तो हितोयोशी उसे चुप कराने के लिए कहता है, तुम जो मीट लाई हो मेरे मीट से अलग है, मेरा मीट कटा हुआ और तुम्हारा वाला नहीं। फिर वो डिनर करते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। जिसके अगले दिन रिको उनके घर आती है और डोरबेल बजाते हुए कहती है, आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर, जल्दी चलिए नए साल पे हमें टेंपल जाना है। तो यूकी डोर खोलती है और कहती है, मैं हितोयोशी सर को कब से उठा रही हूँ लेकिन वो अभी तक उठे नहीं। रिको कहती है, ये अच्छा नहीं हुआ, आज 1 जनवरी है, आज बड़े भैया का बर्थडे है और हम इस दिन हर साल टेंपल जाते हैं लेकिन बड़े भैया जग नहीं रहे इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूकी हितोयोशी के पास आती है। तभी उसके फोन पर नाका का मैसेज आता है, अगर तुम टेंपल आ रहे हो तो मिस यूकी को भी अपने साथ लाना। अगर मेरे साथ कोई टेंपल आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए यूकी टेंपल आ जाती है जहाँ वो नाका से कहती है, मुझे टेंपल में प्रेयर करनी नहीं आती। तो नाका कहती है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तभी यूकी पेपर से भरा बॉक्स देखकर पूछती है, ये क्या है। तो नाका बताती है, ये किस्मत की पर्चियां हैं, इन पर्चियों में लोगों का नया साल कैसा जाएगा वो लिखा है। तो दोनों से ट्राई करते हैं। तो नाका तो अपनी पर्ची को देखकर खुश थी लेकिन यूकी अपनी पर्ची को देखकर रोने लगती है। तो नाका कहती है, तुम रो क्यों रही हो, क्या पर्ची में कुछ बुरा लिखा है। यूकी कहती है, इसमें लिखा है मेरी खोई हुई चीज नहीं मिलेगी और किसी और की हो जाएगी। इसका मतलब हितोयोशी सर और मैं अलग हो जाएंगे। शायद इसलिए हितोयोशी सर मुझसे बहुत अलग बर्ताव करने लगे। ऐसा लगता है बस कुछ ही वक्त बचा है, उसके बाद वो मुझे जाने को कह देंगे और फिर मैं उनके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। जब भी ऐसा सोचती हूँ मेरे आंसू रुक ही नहीं पाते। नाका कहती है, मिस यूकी तुम इसमें अकेली नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ जब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। हम इतना ज्यादा तब रोते हैं जब हम अंदर से बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। तो इसीलिए तुम्हें जितना रोना है रो लो। और तुम्हारे आंसू इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि तुमने मायूसी की वजह को अपने दिल में भर रखा था और अब वो सारे आंसू एक साथ बाहर निकल रहे हैं। जिसके बाद वो प्रेयर करने जाते हैं जहाँ नाका उसे प्रेयर करना सिखा रही होती है। 2 बार झुको, 2 बार ताली बजाओ। फिर यूकी अपनी विश मांगती है, मैं हमेशा मिस नाका, रिको और हितोयोशी सर के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो हितोयोशी का गिफ्ट खरीदने के लिए नाका के साथ सुपरमार्केट आती है जहाँ उसे वही एक्शन फिगर दिखता है जो उसने हितोयोशी की शेल्फ पर देखा था लेकिन वो एक कैप्सूल टॉय होता है। तो यूकी उसे बार बार ट्राई करती है
लेकिन फिर भी वो वाला एक्शन फिगर नहीं निकलता। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ हितोशी का डैड आ जाता है और यूकी से कहता है, मिस मैं तुम्हें वो स्पेल सिखा रहा हूँ जिसके जरिए तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। सबसे पहले अपने आंसू पोंछ लो। ये मशीन जानबूझकर हमें हर वो चीज हासिल करने से तड़पाने के लिए बनी है जो हमें चाहिए। अगर तुम उस चीज को सच में पाना चाहती हो तो अपने दिल को मजबूत बनाओ और कातिलाना अंदाज के साथ हैंडल को खींचो। हिम्मत है तो करो या मरो। खींचते वक्त स्पेल बोलना मत भूलना। तो यूकी कातिलाना अंदाज के साथ हैंडल को खींचते हुए कहती है, करो या मरो। फिर कैप्सूल खोलती है तो उसके अंदर वही एक्शन फिगर होता है जो उसे चाहिए था। इसके लिए यूकी उन्हें थैंक यू कहती है। तो हितोशी का डैड कहता है, कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो मैं उससे भी ऐसे ही समझाता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम हितोशी को घर पर देखते हैं जो अब भी सो रहा होता है। तो रिको उसे जगाने के लिए मारते हुए कहती है, अरे बड़े भैया अब तक सो रहे हो? बर्थडे वाले दिन कितना सोओगे और डैड किसी भी वक्त आ जाएंगे। हितोशी कहता है, मैंने मिस यूकी को अब तक डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रिको कहती है, मगर क्यों? आप दोनों तो एक साथ रहते हो, आप कभी भी उसे बता सकते थे। हितोशी कहता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई आपके करीब रहता है तो आप उसको सारी बातें बता सको। और मन में कहता है, यही सच है, मेरी फैमिली में भी यही हुआ था। मेरी मॉम जब घर छोड़कर जा रही थी तो उनसे जाने की वजह नहीं पूछ पाया था और न ही डैड से उनके गुस्से की वजह पूछ पाया था। ऐसा पहली बार था जब मैं उनका चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उनसे बात ही नहीं कर पाया था। उसके बाद डैड का अब्रॉड में ट्रांसफर हो गया और वो कभी कभार ही घर आते थे, इसलिए बेबी सिटर ही मेरा ध्यान रखा करती थी। मैं आज तक उनसे नहीं पूछ पाया मैं अपनी मॉम से अलग क्यों रहता था। उस दिन मैंने जो गुस्सा उनकी आंखों में देखा, मुझे डर है कहीं वो ये ना कह दे कि वो मेरी वजह से अलग हुए थे, और इसलिए मुझे डैड को मिस यूकी के बारे में बताने से भी बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ यूकी आ जाती है और कपड़े बदलने चली जाती है। उसके जाते ही हितोशी के डैड वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रिको उनकी गोद में चढ़ जाती है। तभी हितोशी कहता है, डैड आपको याद है मैंने आपको एक सर्वेंट के बारे में बताया था, उसका नाम है मिस यूकी और पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। तभी वहाँ यूकी आ जाती है जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो तुम हो मिस शोए। जब मैं लंदन में था तब मिस्टर हामुरे ने मुझे एक किलर मेट के बारे में बताया था। और ऐसे ही वो बातें करने लगते हैं। ये देखकर हितोशी खुद से कहता है, मैं अब तक यही सोच रहा था कि मैं डैड को मिस यूकी के बारे में कैसे बताऊंगा, लेकिन डैड का ये साइड तो मुझे पता ही नहीं था और मैं मिस यूकी को भी जान नहीं पाया। ऐसा लग रहा है मैं दो अनजान लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे ये सब हुआ और मुझे पता ही नहीं था। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था जब सब मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे डैड जब भी किसी बात को छुपाना या टालना चाहते हैं वो मजाक करते हैं या शांत हो जाते हैं, इसलिए मैंने भी उनसे सवाल पूछकर इन सब बातों के बारे में जानना छोड़ दिया और जो हिंट्स मिल रही थी उन्हें समझने लगा। समझ गया, मैंने उन बातों को अपने अंदर ही रखा ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। डैड मिस यूकी मैं इन दोनों को कुछ नहीं बताता, इसके बजाय मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बारे में ज्यादा जान पाऊँ। तभी उसके डैड उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं, हैप्पी 16th बर्थडे हितोशी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो हितोशी बड़ी हिम्मत करके अपने डैड से कहता है, डैड मिस यूकी मेरे साथ यहाँ रह सकती है ना, मैं चाहता हूँ मेरे साथ यहीं पर रहे। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है अब तुम बड़े हो गए हो, जो दिल चाहे वो करो, मैं तुम्हारी मॉम को समझा दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हितोशी को उसके डैड का कॉल आता है जो यूकी से बात करना चाहते हैं, इसलिए हितोशी यूकी को फोन दे देता है। तो उसके डैड यूकी से कहते हैं, मिस यूकी वो बदल गया है, ये शायद बदलने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है उसकी वजह सिर्फ तुम हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे भी हितोशी का अच्छे से ख्याल रखना। फिर यूकी हितोशी से पूछती है, क्या आप मेरे साथ रात के तारे देखना पसंद करेंगे? हितोशी कहता है, हाँ जरूर देखूंगा। ये सुनकर यूकी बहुत खुश होती है और उसे अपनी गोद में उठाकर घर के रूफटॉप पर ले आती है और उसे बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट देती है। ये देखकर वो मन में कहता है, मिस यूकी ये तोहफा मेरे लिए कितने प्यार से लाई है। जैसा कि मैं सोच रहा था, हम अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखे तो सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि आपके दिल में क्या है। और मैं मिस यूकी से कहना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और यूकी से कहता है, ये एनीमे का कैरेक्टर है जो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। मैं हमेशा डैड से जिद करता था कि मुझे इस एनीमे के टॉयज चाहिए। जब मैं छोटा था तब मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता था। मेरे लिए मेरे डैड ही पहले हीरो थे, मगर जब मॉम हमें छोड़कर चली गई तब ऐसा लगा जैसे मैं डैड को जानता ही नहीं हूँ। मैं उन्हें हीरो मानता था, लेकिन फिर जो हुआ उससे मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। आज भी उनसे डर लगता है, अगर वो नाराज होगा तो क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल अब और टूटे। मैं नहीं चाहता कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। अगर यहाँ तुम एक परिवार की तलाश में आई हो तो तुम्हारे लिए मैं वो परिवार बनना चाहता हूँ, कोई ऐसा जिससे तुम अच्छे और बुरा समय में बिना हिचकिचाए हर वो बात कह सको जो एक परिवार में होती है। क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी? ये सुनकर यूकी रोने लगती है। तो वो कहता है, मिस यूकी क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यूकी कहती है, नहीं माफ करना, मुझे आज पता चला कि आंसू खुशी के मौके पर भी निकलते हैं। मैं आपके परिवार का हिस्सा जरूर बनूंगी। क्या आप सच में मुझ जैसी को परिवार का हिस्सा बनाएंगे? हितोशी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस यूकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूकी कहती है, हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ हितोशी सर। जिसके बाद हितोशी अपने रूम में आता है और कहता है, तो नए साल में मेरी मुसीबतों का अंत कुछ इस तरह हुआ है, यही सही तरीका है। अगर मिस यूकी की मासूमियत और उसकी मुस्कान ऐसी ही बनी रहती है तो यही सही है। मुझे पता है मेरे लिए मिस यूकी का प्यार सिर्फ लगाव वाला प्यार है। और रोते हुए कहता है, शायद प्यार में दिल टूटने पर कैसा लगता है पहली बार महसूस हो रहा है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो हितोशी को याद करके ब्लश करने लगती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। यहाँ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको इसके आगे के सीजन देखने हैं तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहाँ इसका सेकंड सीजन मांगा की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।